Hello, future special KBS के educators. Welcome back to your favorite channel, Special Education Needs. आज का हमारा टॉपिक एकदम 100% एग्जाम रेडी है। स्लाइड तो आपने देख ही ली होगी। टीचिंग ऑफ EBS टू स्टूडेंट ऑफ डिसेबिलिटी, मेथड्स एंड स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट। बहुत दिन से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि इसकी वीडियो लेके आऊँ, तो मैं आज फाइनली आपका जो वेट है वो खत्म होने वाला है। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपनी जो पीआरटी पार्ट बी का जो तीनों सब यूनिट बचा हुआ है उसको। तो देखते हैं हमारा टॉपिक। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर अरे ईवीएस वही अपना आसपास का पर्यावरण, यानी पेड़ पौधे और पानी, इसमें क्या स्पेशल स्ट्रेटेजी चाहिए? यही तो कैच है मेरे दोस्तों। केबीएस पीआरटी एग्जाम में एग्जामिनर आपको यही फंसा सकता है। तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आपकी क्लास में एक फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा है, कबीर, जिसे विजुअल इम्पेयरमेंट है। अब ईबीएस का चैप्टर चल रहा है पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, आप बोर्ड पर मस्त सी एक फूल की ड्राइंग बनाते हैं, रंग भरते हैं और कहते हैं देखो बच्चे, ये है पत्ती, ये है तना। ठीक है, उसको पूरा डिस्क्राइब करते हैं। अरे भाई, कबीर के लिए तो वो बोर्ड जो है एकदम ब्लैंक है ना। आप चाहे पिकासो जैसी ड्राइंग बना लो, कबीर को कैसे भी मतलब कैसे भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया सुपर फ्लॉप। ठीक है, तो यही एंट्री होती है हमारे स्पेशल टीचिंग स्ट्रेटेजी की, जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या है। ध्यान से देखिए स्लाइड को, क्योंकि ये केबीएस एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक होने वाला है। टॉपिक है श्रवण बाधित छात्रों को ईबीएस का शिक्षण। ठीक है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं टीचिंग ईबीएस ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपका कोई दोस्त दूर खड़ा होता है और आसपास बहुत शोर होता है, तो आप क्या करते हो? क्या सिर्फ चिल्लाते हो? नहीं ना, हाथ हिलाते हो, आंखों से इशारे करते हो, मुंह बनाते हो, बिल्कुल वही देसी ट्रिक हमें यहाँ स्पेशल एजुकेशन में प्रोफेशनली लगानी है। ठीक है, तो स्लाइड पर देखिए मैंने एक मस्त सी इक्वेशन लिखी है। घबराइए मत, ये कोई मैथमेटिक की इक्वेशन नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं कि ये है क्या। तो इसमें है स्पीच प्लस साइन प्लस जेस्चर इज इक्वल टू टोटल कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब टीचर को रोबोट की तरह एक जगह खड़े होकर सिर्फ बोलना नहीं है, बोलते समय हाथों से साइन भी करने हैं, चेहरे पर हाव भाव भी लाने हैं। जब ये तीनों सुपर पावर मिलते हैं ना, तब जाकर कहीं बनता है हमारा टोटल कम्युनिकेशन। विजुअल क्यूज भी दिखाने हैं, ठीक है, टीएलएम का यूज भी करना है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप फोर्थ क्लास के ईवीएस में एनिमल के बारे में पढ़ा रहे हैं। आपकी क्लास में एक प्यारा सा बच्चा है, रोहन, जो हियरिंग इम्पेयर्ड है। ठीक है, अब अगर आप सीधे खड़े होकर सिर्फ बोलेंगे तो बच्चा बहुत मतलब आप सिर्फ बोलेंगे बच्चों हाथी बहुत बड़ा होता है, तो रोहन पक्का बोर हो जाएगा, शायद उसे समझ भी ना आए। लेकिन अगर आप बोलते हुए अपने हाथों से एक बड़ी सी सूंड बनाकर दिखाओगे, ठीक है, आप पिक्चर दिखाओगे और आंखें बड़ी करके हाथी जैसा बाहरी हाव भाव दिखाओगे, तो रोहन तुरंत हंसे देगा, है ना, और समझ भी जाएगा। अरे वाह, हाथी का मतलब बड़ा जानवर। ठीक है, तो उसको समझ में आ जाएगी ये चीज। तो अब आते हैं ईवीएस पढ़ाने के प्रैक्टिकल मेथड पर। ठीक है, तो इसके जो प्रैक्टिकल मेथड है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है दृश्य सामग्री का अधिकतम उपयोग, यानी कि चित्र, चार्ट, मॉडल एंड वीडियोस। तो यहाँ पर रोहन सुन नहीं सकता, तो क्या हुआ, उसकी आंखें तो कैमरे जैसी तेज है ना। तो ईबीएस बोरिंग किताबों से मत पढ़ाओ उसको, उसे चार्ट दिखाओ, 3D मॉडल दिखाओ, मस्त एनिमेटेड वीडियो दिखाओ, ईबीएस को उसके लिए एक 3D मूवी बना दो। ठीक है, दूसरा जो है प्रदर्शन विधि, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। लेक्चर कम एक्शन ज्यादा। अगर पानी की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं तो क्लास में 2 ग्लास लाओ और सामने एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। शो देम, डोंट जस्ट टेल देम। ठीक है, तीसरा और सबसे मजेदार तरीका है जो फील्ड विजिट, यानी कि भ्रमण, पर्यावरण को प्रत्यक्ष दिखाना। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, बच्चों को क्लास की चार दीवारी से बंद मत रखो। अरे भाई, पर्यावरण पढ़ाना है तो पर्यावरण में लेके जाओ, है ना। बच्चों को स्कूल के बगीचे ले जाओ, पेड़ों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाओ। जब हम ये चीजें करते हैं तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा है, देखने और करके सीखने पर जोर दें। ठीक है, इसका मतलब क्या है?
कि उसे अपने दिमाग में परमानेंटली सेव कर लो, देखने और करने पर जोर दे दो, ठीक है, यानी कि लर्निंग बाय सीइंग और डूइंग। अगर आपने रोहन को देखने और खुद करके सीखने का मौका दिया तो केबीएस पीआरटी टीयर 2 के एग्जाम में इस टॉपिक से आने वाला कोई भी सवाल आपसे बचकर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर है। स्लाइड का नाम है श्रवण बाधित कक्षा गतिविधियां और मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड क्लासेस एक्टिविटीज एंड असेसमेंट। अब भाई पढ़ा तो हमने मस्त तरीके से दिया, लेकिन बच्चों को इंगेज कैसे रखें और फिर उसका वो डरावना टेस्ट कैसे लें। जब भी मूल्यांकन या असेसमेंट वर्ड आता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे कोर्ट का कोई बड़ा फैसला आने वाला है ना। लेकिन स्पेशल एजुकेशन में हमें जज नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, फैसिलिटेटर बनना है। ठीक है, तो केवीएस एग्जामिनर में मतलब एग्जामिनर यहीं से स्टिकी क्वेश्चन बना सकता है। तो चलिए क्लिप बोर्ड वाले डिजाइन को ध्यान से देखते हैं, ठीक है, और इसको डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है सीखने की गतिविधियां हैं। ठीक है, इस तरफ आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीखने की गतिविधियों की। ठीक है, मान लीजिए आपकी क्लास में 5th क्लास में एक बच्चा है आरव, जो ठीक से सुन नहीं पाता। अब उसे ईवीएस पढ़ाना है। तो नंबर 1 जो है पर्यावरण के चित्र पहचानना। आरव को 5 पन्नों का बोरिंग चैप्टर पढ़ने को मत दो। उसे क्या करना है, एक मस्त सा रंग बिरंगा चार्ट दिखाओ जिसे जंगल बना हो, नदियां हो, जानवर हो, और उससे कहो आरव इसमें शेर कहाँ है, नदी कहाँ है। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों का विजुअल ऑब्जर्वेशन यानी कि देखने की क्षमता जो होती है बड़ी स्ट्रांग होती है, तो वो झट से पॉइंट करेगा, है ना। फिर आते हैं नंबर 2 पर, चार्ट बनाना। बच्चों को खुद क्रिएटर बनने दो। अगर वाटर साइकिल पढ़ा रहे हो तो बच्चों को कलर्स दो और कहो चलो खुद से बारिश और बादलों का चार्ट बनाओ। अब बच्चा खुद रंगों से खेलता है ना, तो कॉन्सेप्ट सीधा दिमाग में छप जाता है। फिर है नंबर 3, पौधे या जानवरों का प्रत्यक्ष निरीक्षण, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अरे भाई ईबीएस की क्लास है, कोई हिस्ट्री की क्लास थोड़ी है। बच्चों को क्लासरूम में बिठाकर गाय पर निबंध मत सुनाओ, उन्हें स्कूल के ग्राउंड में ले जाओ, उन्हें असली पत्ते चुने मतलब असली पत्ते छूने दो, मिट्टी देखने दो, चींटियों की लाइन देखने दो। रियल लाइफ एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ठीक है, तो आप ये करवा सकते हो। और अब आता है यहाँ पर सबसे खतरनाक पार्ट, जो क्या है, मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट की बात करने वाले हैं हम, जहाँ बच्चों के पसीने छूटते हैं। लेकिन आरव को के लिए हमने 3 घंटे वाला बोरिंग रुलाने वाला पेपर सेट हम नहीं करेंगे। हमारी अप्रोच एकदम अलग होगी, जिससे वो क्या करेगा, A+ लेके आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है, चित्र आधारित प्रश्न पूछना, यानी कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन से मुझसे उसका जो असेसमेंट है वो कर सकते हैं। आरव से ये मत पूछो कि प्रकाश संश्लेषण जो है की परिभाषा जो है 100 शब्दों में लिखो। अरे नहीं भाई, उसे एक पौधे का चित्र दे दो जिसमें सूरज चमक रहा हो, कहो कि बेटा बस इसमें एरो लगाकर बता दो पत्तियां धूप कहाँ से ले रही हैं। ठीक है, सिंपल तरीका। दूसरा जो है, प्रोजेक्ट और गतिविधि आधारित मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, आरो ने जो क्लास में इतनी मेहनत से बादलों का चार्ट बनाया था ना, या जो ग्राउंड से अलग अलग तरह के पत्ते बीन कर लाया था, उसी के नंबर दे दो ना। इसे कहते हैं पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट। जो उसने किया उसी के आधार पर जांचना। ठीक है, फिर तरीका 3 है, लघु लिखित उत्तर, यानी कि शॉर्ट रिटन आंसर ले सकते हैं। ठीक है, अगर लिखवाना ही है तो लंबे लंबे पैराग्राफ मत लिखवाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, या एक शब्द में उत्तर दो। मतलब ऐसे वाले सवाल आप पूछ सकते हो। इससे क्या होगा, हमें उसकी भाषा का टेस्ट नहीं लेना है, हमें क्या करना है, ईवीएस की नॉलेज का टेस्ट करना है। ठीक है, और क्योंकि बच्चों की भाषा जो होती है साइन लैंग्वेज, मतलब इन बच्चों की, जब बच्चों की भाषा जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, तो इसलिए अगर आप जब उनका रिटर्न में एग्जामिनेशन लेते हो तो उसके जो शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कम रह जाते हैं। ठीक है, तो हम एक ऑप्शन और इसमें मेंशन कर सकते हैं, उनका जो मोड्स एंड मेथड्स है। ठीक है, मोड्स एंड मेथड्स है, उसके आधार पर हम उनका मतलब असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे साइन लैंग्वेज में है तो हम साइन लैंग्वेज के द्वारा कर सकते हैं, ओरल अगर थोड़ा बहुत आता है तो ओरलिज्म में जा सकते हैं। मतलब जो भी तरीका उनका जो मोड्स एंड मेथड्स है उस तरीके का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट। हमारी जो स्लाइड है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुकी है। देखिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी तक हमने बात की हियरिंग इम्पेयरमेंट की, लेकिन अब बारी है दृष्टिबाधित छात्रों को ईवीएस का शिक्षण।
ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दृष्टिबाधित छात्रों को ईवीएस का शिक्षण, यानी कि टीचिंग ईवीएस टू विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। अब भाई एक बात बताओ, हम टीचर्स की सबसे बुरी आदत क्या है? हम क्लास में घुसते ही बोलते हैं, बच्चा जरा बोर्ड पर देखो या अपनी किताब के पेज नंबर 12 पर देखो। अरे सर जी, मैडम जी, अगर क्लास में कोई विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है तो वो देखेगा कैसे? हमारा ये देखो देखो वाला डायलॉग तो पूरी तरीके से फेल हो गया ना। तो फिर केबीएस के एग्जाम में हम क्या स्ट्रेटेजी लेकर जाएंगे? तो इस यहाँ पर ये स्लाइड जो है इसको देखते हैं। मैंने स्लाइड के बीचों बीच एकदम पीले रंग से हाईलाइट कर दिया है, आंखों की जगह हाथ और कान। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो बच्चा आंखों से नहीं देख सकता उसके बाकी सेंस जो है, यानी कि टच और हियरिंग, ऑडिटरी सेंस जो है उसके बहुत अच्छे रहते हैं। तो एकदम स्पाइडरमैन की तरह सुपर एक्टिव होते हैं, हमें बस उन्हीं का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मतलब हमें जो भी चीजें सिखानी, सबसे पहले स्पर्श आधारित और फिर मतलब छू कर सिखाना है। ठीक है, सुनकर सिखाना है। तो इसमें दो चीजें हैं, स्पर्श आधारित यानी कि टेक्टाइल, दूसरा है ध्वनि आधारित यानी कि ऑडियो। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्पर्श आधारित यानी कि टेक्टाइल की, मतलब छू कर सीखना। ठीक है, मान लीजिए आपसे क्लास की को ईबीएस में टाइप्स ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी के प्रकार पढ़ा रहे हैं। आपकी क्लास में एक होनहार स्टूडेंट है रिया, जिसे विजुअल इम्पेयरमेंट है। अब आप रिया को बोर्ड पर मिट्टी की फोटो बनाकर दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप क्लास में असली मिट्टी लेकर आइए ना, रिया के हाथों में थोड़ी सी सूखी सी रेत रखिए, फिर थोड़ी सी गीली चिकनी मिट्टी रखिए, उसे खुद महसूस करने दीजिए कि रेत जो है खुरदुरी है, चिकनी है, मिट्टी एकदम मुलायम है। इसे कहते हैं टेक्टाइल मटेरियल और वास्तविक वस्तुओं का जादू। ठीक है, तो हम उसे टेक्टाइल मटेरियल का उपयोग करके सिखा सकते हैं और वास्तविक मॉडल का यूज करके सिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही उसे जो भी नोट्स देने हैं वो ब्रेल लिपि में दीजिए, ताकि वो खुद अपनी उंगलियों से पढ़ सके। तो नोट्स और पुस्तकें किसमें होनी चाहिए? ब्रेल लिपि में, या ऑडियो फॉर्म में लेक्चर दे दीजिए, रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है, इस तरीके से हम उन बच्चों को सिखा सकते हैं। और अगर हम उन्हें फील्ड विजिट पर लेके जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि भ्रमण में स्पर्श से अनुभव, तो अगर हम उन्हें फील्ड विजिट पर लेकर जा रहे हैं, मान लीजिए किसी बगीचे बगीचे में, तो रिया को दूर से मत कहिए कि पेड़ देखो, उसे पेड़ के तने को गले लगाने दीजिए, पत्तों को छूने दीजिए, वो खुद स्पर्श करेगी। तो ईवीएस का कॉन्सेप्ट सीधा उसके दिमाग में लॉक हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे स्पाइडरमैन सेंस पर, जो है ध्वनि आधारित यानी कि ऑडियो। ठीक है, यानी हमारे कान पर आधारित। तो ऑडियो सामग्री इसमें सबसे पहले है, अगर आप पक्षियों की आवाजें या बारिश का चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो फोटो की जगह स्मार्ट बोर्ड पर असली बादलों की गरजने की या चिड़ियों की चहचहाट की ऑडियो प्ले कर दीजिए। रिया आवाज सुनकर पूरे माहौल इमेजिन कर लेगी। ठीक है, दूसरा क्या है? स्पष्ट मौखिक व्याख्या। सबसे जरूरी पॉइंट है, बहुत से टीचर बोलते हैं रिया वो वाला बॉक्स वहीं वहां रख दो। ठीक है, अरे वहां कहाँ, रिया को क्या पता कि वहां का मतलब कहाँ? आपको स्पष्ट बोलना है, रिया बॉक्स को अपने डेस्क के दाईं तरफ कोने में रख दो। आपकी भाषा एकदम क्लियर और डायरेक्शनल होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, केबीएस पीआरटी स्पेशल एजुकेटर टियर 2 के एग्जाम में एग्जामिनर आपसे यही प्रैक्टिकल सिचुएशन पूछेगा। और आपको बस एक ही बात याद रखनी है, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के लिए ईवीएस का मतलब है टेक्टाइल और ऑडियो, यानी कि छूना और सुनना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है हमारी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो फ्यूचर टीचर्स, हाथ और कान वाली थ्योरी तो हमने मस्त समझ ली, लेकिन अब बारी है असली एक्शन की। ठीक है, अब हमारा असली एक्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो स्लाइड है वो क्या कह रही है? दृष्टिबाधित गतिविधियों और मूल्यांकन, यानी कि विजुअली इम्पेयरमेंट एक्टिविटीज एंड असेसमेंट। मतलब क्लासरूम में एक्चुअल में हम करवाएंगे क्या, और फिर उसका टेस्ट कैसे लेंगे? चलिए इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप 6 क्लास को ईवीएस पढ़ा रहे हैं। आपकी क्लास में अमन है जो विजुअली इम्पेयर्ड है। अब अमन को बिजी कैसे रखना है? तो नंबर 1 आप क्या करेंगे, मतलब एक्टिविटी करवाएंगे। ठीक है, नंबर 1, पौधों और वस्तुओं को छू कर पहचानना। ठीक है, आप क्या करेंगे, पौधों यानी पत्तियां और तने जो हैं उन वस्तुओं को छू कर पहचान करवाएंगे। अमन को क्लास में चुपचाप मत बिठाओ, उसे एक पत्ता दो, एक लकड़ी का टुकड़ा दो, एक पत्थर दो, और उससे कहो अमन जरा छू कर बताओ कि इसमें से खुरदुरा क्या है, मुलायम क्या है। जब वो खुद तनों और पत्तियों को फील करेगा तो उसे मजा भी आएगा और बोर भी नहीं होगा।
ये हुई उसकी लर्निंग बाय डूइंग, याद है ना। फिर आते हैं सेकंड नंबर पे, ध्वनि के आधार पर पर्यावरण की पहचान, पक्षियों और हवा की आवाज यानी कि, ठीक है। तो यहाँ पर ध्वनि के आधार पर पर्यावरण की पहचान करवा सकते हैं। अब ईवीएस में सिर्फ पेड़ पौधे तो होते नहीं है, मौसम और जानवर भी होते हैं। अमन की आंखों में तो रोशनी नहीं है, लेकिन कान तो एकदम रडार की तरह तेज है ना। क्लास में एक ऑडियो प्ले करो, हवा की साई साई और चिड़ियों की चहचहाट। फिर पूछो, बताओ बच्चों, ये जंगल की आवाज है या ट्रैफिक की। सबसे पहले अमन हाथ उठाएगा। ठीक है, फिर नंबर 3 पर आते हैं, कक्षा में मौखिक चर्चा यानी कि ओरल डिस्कशन। अरे भाई, ईवीएस में पॉल्यूशन जैसा टॉपिक पढ़ाना है तो डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है। क्लास में एक डिबेट रखवा दो, गाड़ियां कम चलानी चाहिए या नहीं, अमन को बोलने का मौका दो, वो अपनी बातों से पूरी क्लास को इम्प्रेस कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर तीर का निशान दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस वाले पोर्शन पे जांच कैसे करें। ठीक है, अरे भाई, मजे मजे में तो पढ़ा दिया, लेकिन अब आता है बड़ा सा लाल तीर, जांच कैसे करें यानी कि असेसमेंट। तो आप देख सकते हैं, अब अमन के लिए हमें वो पर्चे बांटने हैं, बट बांटने वाला बोरिंग टेस्ट तो रखने से रहे हम। ठीक है, हमें क्या करना है, स्मार्ट स्पेशल एजुकेटर वाला दिमाग लगाना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर तरीका एक हो सकता है ओरल परीक्षा यानी कि ओरल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें जब अमन अपनी पूरी क्लास में मौखिक चर्चा यानी कि ओरल डिस्कशन में झंडे गाड़ दिए, तो उसका जो रिटर्न है टेस्ट क्यों लेना। उससे सीधे सवाल पूछो, अमन पानी बचाने के 2 तरीके बताओ, वो मुंह जबानी बता देगा। हो गया ना असेसमेंट, हो गया ना, पूरे नंबर दे दो उसे। फिर तरीका दूसरा है ब्रेल में उत्तर देना। ठीक है, अ, मतलब जो भी चीजें है उसे राइटिंग हम किस में करवाएंगे, ब्रेल फॉर्म में। अगर स्कूल का रूल है कि भैया कुछ तो रिटर्न रिकॉर्ड रखना होगा, तो कोई बात नहीं, अमन को उसकी भाषा में टेस्ट देने दो, उसे ब्रेल का यूज करने दो, वो अपनी ब्रेल स्लेट पर खट खट टाइप करेगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है गतिविधि आधारित मूल्यांकन। गतिविधि आधारित मूल्यांकन जो है ये सबसे बेस्ट है। जब अमन पत्तों को छूकर बता रहा है कि ये नीम का पत्ता है, ये पीपल का है, आप पीछे खड़े होकर बस उसे ऑब्जर्व कर लो, और उसने सही पहचाना या नहीं, बस इसी एक्टिविटी पर उसे मार्क्स दे दो। इसे कहते हैं स्मार्ट असेसमेंट। एक चीज आप और कर सकते हैं, इनको एक्स्ट्रा टाइम और स्क्राइब भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, लिखने के लिए अगर रिटर्न में देना है, लेना ही है, तो हम इन्हें स्क्राइब यानी कि राइटर दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं आ गई हूँ लेकर नेक्स्ट स्लाइड, जो बहुत ही शानदार स्लाइड दिख रही है आप सभी को। अभी तक हमने हियरिंग और विजुअल इम्पेयरमेंट को तो एकदम मस्त तरीके से समझ लिया, लेकिन अब टॉपिक जो है वो है 3 बौद्धिक दिव्यांगता यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के बारे में। इसमें हम बात करने वाले हैं। अब भाई, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब क्या है। तो इसे ऐसे समझो कि हमारे फोन का प्रोसेसर कभी कभी थोड़ा स्लो हो जाता है ना, भारी भरकम फाइल के साथ। तो इसका मतलब क्या है, मतलब भारी भरकम जो फाइल होती है एक साथ डाउनलोड नहीं कर पाते। बस इन बच्चों का दिमाग भी चीजों को थोड़ा धीरे स्लो, मतलब थोड़ा धीरे जो है वो प्रोसेस करता है। अगर आप इनमें इनके सामने एक साथ ईबीएस की पूरी रामायण गा दोगे, तो इनके सिस्टम में एरर 404 आ जाएगा। ठीक है, तो आते हैं अब हम थोड़ा सा मतलब वो इसके चीट कोड की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो केबीएस के एग्जामिनर में इस टॉपिक से पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन। स्लाइड की राइट साइड में देखिए, ये जो सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, ठीक है, इन सीढ़ियों पर आपको एरो का निशान भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिस पर लिखा है टास्क एनालिसिस। क्या लिखा है, टास्क एनालिसिस, मतलब विषयों को छोटे छोटे भागों में सिखाना। भविष्य के स्पेशल एजुकेटर इस टास्क एनालिसिस वर्ड को अपने दिमाग में हाई ड्राइव में परमानेंट सेव कर लो। सॉरी सॉरी, हाई ड्राइव नहीं, हार्ड ड्राइव। तो केबीएस पीआरटी का वीआईपी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, और क्लास एनालिसिस का मतलब पहाड़ को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ना। मान लीजिए आप एक क्लास के किसी एक बच्चे को ईबीएस का टॉपिक पढ़ा रहे, पौधा कैसे लगाएं, हाउ टू प्लांट अ सीड। ठीक है, अगर आप सीधा बोलेंगे बेटा गमला लाओ, मिट्टी डालो, बीज बो, पानी डालो, धूप में रख दो, तो बच्चा सब भूल जाएगा, है ना। हमें क्या करना है, टास्क एनालिसिस करना है, यानी इस बड़े काम को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ना है, सीढ़ियों की तरह। ठीक है, यहाँ पर सीढ़ियां जो दिखाई दे रही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरल भाषा का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर
क्या करेंगे, पहला स्टेप सिर्फ गमला उठाओ, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, उसमें मिट्टी डालो, ठीक है। तीसरा स्टेप फिर उसमें बीज डालना। एक एक सीढ़ी चढ़ना, तभी तो पर्यावरण का ज्ञान हमारी छत पर पहुंचेगा, है ना। तो इसमें क्या करना है, जो भी चीजें सिखाओ वो सरल भाषा में होनी चाहिए, ठीक है। और सरल भाषा और बहुत छोटे छोटे वाक्य। आपको क्लास में शशि थरूर वाली इंग्लिश या कोई भारी भरकम शुद्ध हिंदी नहीं बोलनी है। कृपया इस पादप में जल प्रवाहित करें, अरे नहीं भाई, सीधा और छोटा वाक्य बोलो, गमले में पानी डालो, एकदम सिंपल सा, सिंपल एंड स्वीट। नंबर 2 पर आप क्या करेंगे, चित्र और वास्तविक वस्तुएं, ठीक है। क्या करेंगे, चित्र और वास्तविक वस्तुएं। तो यहाँ पर ए फॉर एप्पल सिर्फ हवा में मत बोलो, क्लास में असली सेब लेकर आओ। अगर जानवर पढ़ा रहे हो तो प्लास्टिक के खिलौने, 3D मॉडल्स के जानवर आप दिखा सकते हो। जो चीज हाथ में आ जाए वो दिमाग में जल्दी घुसती है। और नंबर 3 पर है बार बार अभ्यास, यानी कि रिपीटेटिव प्रैक्टिस। अच्छा एक बात बताओ, जब इंस्टाग्राम पर कोई नया ट्रेंडिंग गाना आता है तो वो आपको याद कैसे होता है, बार बार वो रील देखकर, है ना। बस यही लॉजिक यहाँ लगाना है। आईडी वाले बच्चे को हर एक चीज एक बार में याद नहीं होती है, उसे बार बार मजेदार तरीके से उसी चीज को प्रैक्टिस हमें करवानी पड़ती है, रिपीट रिपीट एंड रिपीट, ठीक है। तो दोस्तों, अगर एग्जाम में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कोई भी केस स्टडी वाला क्वेश्चन आ जाए, तो बस अपनी ये 3 ब्रह्मास्त्र याद रखना, सिंपल लैंग्वेज, रियल ऑब्जेक्ट एंड टास्क एनालिसिस, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपके सामने है बिल्कुल, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, बौद्धिक दिव्यांगता दैनिक जीवन से जुड़ाव, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कनेक्शन विथ डेली लाइफ। अब भाई एक सीधा सा सवाल, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे को ईवीएस में ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन लेयर में छेद पढ़ाकर क्या फायदा। हमें उसे नासा का साइंटिस्ट थोड़ी बनाना है, हमें उसे एक इंडिपेंडेंट इंसान बनाना है, ठीक है। तो इसलिए हम पीले बॉक्स में एकदम बोल्ड लेटर्स में जो लिखा है वो पढ़ेंगे। ईवीएस को दैनिक जीवन के उदाहरणों जैसे पानी, भोजन, स्वच्छता, मतलब स्वच्छता से जोड़ें, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लो, लिख लो, एकदम अपने दिमाग में बिठा लो। ईवीएस को दैनिक जीवन के उदाहरण मतलब जो है उससे जोड़ना है, ठीक है। तो बस यही उनका असल पर्यावरण है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्लास में मजेदार गतिविधियां कैसे करवानी है। मान लीजिए आपकी क्लास में 6 क्लास का प्यारा सा बच्चा है समीर, ठीक है। नंबर 1 पर आप उसे क्या करेंगे, पौधों को पानी देना, यानी समीर को पानी देना सिखाएंगे। पौधों में कैसे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की लंबी चौड़ी थ्योरी। उसके हाथ में एक छोटा सा लाल रंग का जग पकड़ाओ, लंबी चौड़ी थ्योरी जो है वो मत रटाओ, ठीक है। और कहो समीर चलो इसे प्यासे पौधे को पानी पिलाते हैं। जब वो रोज खुद पानी देगा तो उसे केयर फॉर नेचर अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है कचरा अलग अलग डिब्बों में डालना, ठीक है, सॉर्टिंग ट्रैश। अब यहाँ पर क्या करना है, गीला कचरा हरे डिब्बे में, सूखा कचरा कचरा जो है नीले डिब्बे में। केले का छिलका कहाँ जाएगा, चिप्स का पैकेट कहाँ जाएगा, ये डस्टबिन वाला गेम समीर को मजा भी देगा। और ईवीएस का सबसे बड़ा लेसन जो है वे मतलब प्रैक्टिकली आप सिखा देंगे, ठीक है। नंबर 3 पर है पर्यावरण से जुड़ी बहुत सरल और बहुत सरल गतिविधियां, ठीक है। जैसे आप हाथ धोना, खाने से पहले फल धोना, अपने कपड़े साफ रखना, ठीक है। अरे भाई यही तो है ईवीएस, ईवीएस किताबों में नहीं हमारी जिंदगी में है, ठीक है। तो अब पढ़ा तो दिया मस्त तरीके से, लेकिन इनका असेसमेंट कैसे होगा, क्या वही 100 नंबर का पेन पेपर टेस्ट, बिल्कुल नहीं। इन बच्चों का टेस्ट एकदम चिल होता है, ठीक है। तो तरीका क्या होना चाहिए, आसान मौखिक प्रश्न होने चाहिए। समीर से ये मत पूछो कि जल प्रदूषण के 5 कारण लिखो, अरे नहीं बाबा, उसे एकदम आसान सवाल पूछो। समीर जब बहुत तेज प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं, वो हंसकर बोलेगा पानी, बस दे दो पूरे 10 के 10 नंबर, ठीक है। तरीका 2 है जो चित्र पहचान, यानी पिक्चर आइडेंटिफिकेशन। एक मस्त सा फ्लैश कार्ड दिखाओ जिसमें एक बच्चा कूड़ा डस्टबिन में डाल रहा हो, एक सड़क पर फेंक रहा हो, पूछो समीर इनमें से गुड बॉय कौन है, तो वही चित्र पर उंगली रख देगा, हो गया ना असेसमेंट। तीसरा जो है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट वाला वो तरीका है, व्यवहार और गतिविधि का निरंतर निरीक्षण, यानी कि ऑब्जर्वेशन, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। स्पेशल एजुकेशन में टीचर कम जासूस ज्यादा बनना पड़ता है। आपको बस पीछे खड़े होकर देखना है, क्या समीर ने लंच के बाद अपना टिफिन बंद किया, क्या उसने कचरा सही डस्टबिन में डाला, अगर हाँ तो मतलब आपका ईवीएस पढ़ाना 100% सफल हो गया।
तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो मेरे भाभी केबीएस के स्पेशल एजुकेटर, हमने अलग अलग डिसेबिलिटीज के हिसाब से तीर चलाना तो सीख लिया, लेकिन हम बात करते हैं उस ब्रह्मास्त्र की जो हर निशाने पर सटीक बैठता है। ठीक है, तो स्लाइड जो है नेक्स्ट, ये क्या है, यहाँ पर 4 सामान्य शिक्षण रणनीतियां यानी कि यूनिवर्सल स्ट्रेटेजीज देखेंगे हम। ठीक है, अब आप सोचेंगे यूनिवर्सल मतलब क्या, क्या ये यूनिवर्स में कहीं भी काम करेगा? अरे हाँ भाई, आपकी क्लास में चाहे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा हो, विजुअल इम्पेयर्ड हो या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला, अगर आपने ये बीच वाला जो घेरा है इसको ध्यान से देख लिया, ठीक है, जो बीच वाला घेरा है इसको यानी समावेश ईवीएस कक्षा में बनाना सीख लिया, ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना सीख लिया, तो समझो कि ईवीएस के इंटरव्यू में पैनल ने आपको खड़े होकर ताली आपके लिए बजानी है। ठीक है, तो चलिए समावेशी कक्षा के जो 4 पिलर हैं उसे डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला पिलर जो है वो है मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड, एक साथ छूना, देखना, सुनना और करना सारी चीजें। ठीक है, इसमें VAKT आप कर सकते हो। ठीक है, VAKT यानी कि विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल, ये चारों माध्यम। भूल जाइए वो जमाना जब टीचर से ब्लैक बोर्ड पर लिखता था और बच्चे रोबोट की तरह कॉपी करते थे। अगर ईवीएस में नींबू के बारे में पढ़ा रहे तो सिर्फ फोटो मत दिखाओ, असली नींबू क्लास में लाओ, ठीक है, और उसे दिखाओ, उसे छील कर उसकी खुशबू सूंघाओ, ठीक है, यानी कि स्मेल, और उसे छूने दो यानी कि टेक्टाइल, हो सके तो थोड़ा सा टेस्ट भी करवा दो। जब सारे सेंस एक साथ काम करेंगे तो बच्चा ईवीएस रटेगा नहीं, जिएगा। ठीक है, फिर है दूसरा जो पिलर है वो क्या है, सहपाठी सहयोग, पीयर सपोर्ट यानी और समूह गतिविधियां। इसको ध्यान से देखिए। अब एक बात बताओ, क्लास में सारा ठेका क्या टीचर ने ही ले लिया है? थोड़ा काम बच्चों से भी करवाओ ना। अगर क्लास में एक बच्चा देख नहीं सकता तो उसके साथ एक ऐसा पार्टनर बिठाओ जो उसे ईवीएस की किताब में पढ़कर सुनाए, ग्रुप प्रोजेक्ट्स दो, और बच्चे को आपस में दोस्त बनकर मतलब दोस्त बनकर सीखते हैं ना, तो वो टीचर के बोरिंग लेक्चर में 100 गुना ज्यादा असरदार होता है। शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली लागू करो। फिर तीसरा पिलर जो है वो आता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, इसको इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम कर लेना। ठीक है, हर बच्चे की व्यक्तिगत कार्यक्रम बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसका मतलब क्या होगा? देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक है, क्या 8 नंबर का जूता क्लास के हर बच्चे को फिट आ सकता है? नहीं ना, किसी को 6 नंबर चाहिए, किसी को 7 नंबर चाहिए। तो फिर पढ़ाई का एक ही तरीका सब पर कैसे थोप सकते हो? हर स्पेशल बच्चे की जरूरत या उसकी जो नीड होती है, उसकी स्ट्रेंथ जो होती है, वीकनेस होती है, उसके हिसाब से अलग अलग कस्टमाइज प्लान बनाना पड़ता है। इसी दर्जी वाले काम को एजुकेशन की भाषा में क्या बोलते हैं? आईईपी बोलते हैं। ठीक है, फिर 4 पिलर जो है वो है असिस्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि सहायक उपकरण का उपयोग। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमें आयरन मैन के पास जारविस था, वैसे ही हमारे स्पेशल बच्चों के पास असिस्टिव टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। सुनने में दिक्कत है तो हियरिंग एड यूज करो, देखने में दिक्कत है तो ऑडियो बुक्स या स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल करो। ईवीएस की क्लास को स्मार्ट क्लास बनाओ। ठीक है, और इन सब चीजों के ऊपर आता है हमारा ये नीचे वाला बॉक्स जो है, हमेशा सकारात्मक प्रोत्साहन यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने सही डस्टबिन में कचरा डाल डाल दिया या किसी पौधे को पानी दे दिया तो उसे ऐसे चीयर करो जैसे उसने वर्ल्ड कप जीत लिया, शाबाश, वेरी गुड, या हाथ पर एक छोटा सा स्टार बना दो। आपका एक छोटा सा वेरी गुड उस बच्चे के लिए किसी मैजिक पोर्शन से कम नहीं है। डरावना डराना धमकाना तो स्पेशल एजुकेशन की डिक्शनरी में है ही नहीं। तो चलिए, मुझे भी एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देके लाइक करके दे दीजिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुकी है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मूल्यांकन का सही तरीका यानी कि असेसमेंट मेथड की। ठीक है, अब सच सच बताना, जब हम छोटे थे तो एग्जाम के नाम से ही पेट में गुड़गुड़ होती थी, है ना? 3 घंटे बेंच पर बैठकर पसीना छुड़ाना। लेकिन सुनिए, स्पेशल एजुकेशन में हमें बच्चों के लिए गब्बर सिंह नहीं बनना, कितने नंबर लाए रे, ये नहीं बोला, हमें बनना है उनका सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और उसका इसका सबसे बड़ा हथियार है जो स्क्रीन पर बड़ा सा ये जो नाम लिखा है, क्या लिखा है? CCE यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि ये स्लाइड पर चाय बनाने वाली छलनी क्यों बनी है? यहाँ पर चाय बनाने वाली छलनी क्या कर रही है? ठीक है, तो
यहाँ पर हम बात करेंगे, अरे यही तो है असली मैजिक ट्रिक। इसी छलनी के अंदर हमें बच्चे के रट्टे हुए आंसर नहीं डालने हैं, हमें अलग अलग चीजें डालनी है। देखिए क्या क्या, तो क्या क्या हम इसमें डालेंगे। पहला हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कार्य, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, मान लीजिए आपकी क्लास में एक 4th क्लास की बच्ची है, सान्या। उसे बर्ड्स का चैप्टर पढ़ाने के बाद रटने को मत कहो, उसे बोलो सान्या चलो एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल से चिड़िया के लिए पानी पीने का बर्तन, यानी कि बर्ड फीडर बनाते हैं। जब वो ये प्रोजेक्ट बनाएगी तो क्या वो ईवीएस नहीं सीख रही है? बिल्कुल सही सीख रही है। ठीक है, इसे डालो फाइन में, सॉरी इसे डालो फनल में। दूसरा जो है वो क्या है, दूसरी गतिविधि आधारित मूल्यांकन, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। क्लास में बच्चों से अलग अलग तरह के पत्ते छटवाओ या फिर डस्टबिन में सही कचरा डलवाओ। जो बच्चा एक्टिविटी कर रहा है बस उसी के मार्क्स दो। ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है, इसे भी डालो फनल में। ठीक है, फिर आता है तीसरा। तीसरा क्या है, मौखिक और लिखित परीक्षा, यानी कि ओरल और रिटन। अगर बच्चा आराम से लिख सकता है तो छोटे छोटे एमसीक्यू दे दो, अगर लिखने में दिक्कत है तो मस्त बिठाकर बातचीत करो। अच्छा बेटा बताओ बारिश कैसे होती है, मुंह जबानी टेस्ट लो, और इसे भी डालो फनल में। ठीक है, अब मतलब यहाँ पर अब ये सारी चीजें छलनी में तो डाल दी, लेकिन ये छनेगी कैसे? तो छनेगी कैसे, अवलोकन से, यानी कि ऑब्जर्वेशन से, निरंतर नजर रखना पड़ेगा इन चीजों पर। ठीक है, तो मतलब आपको क्लास में एक टीचर कम सीसीटीवी कैमरा ज्यादा बनना पड़ेगा। ठीक है, बस आपको दूर से ऑब्जर्व करना है कि बच्चा प्रोजेक्ट कैसे बना रहा है, दोस्तों के साथ कैसे बातचीत कर रहा है, एक्टिविटी में कितना इन्वॉल्व है, बिना डराए बिना बताए टेस्ट लेना। ठीक है, और जब आप ये सब करेंगे तो फनल में जो आखिरी बूंद टपकेगी वो सिर्फ एक बोरिंग रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा, वो होगा इस पीले बॉक्स वाला मैजिक, बच्चे का समग्र विकास, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है बच्चे का वो बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी बच्चा सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं, वो रियल लाइफ के लिए तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है हमारी कंक्लूजन की, यानी कि इस टॉपिक के कंक्लूजन पर हम आ चुके हैं। स्लाइड पर जो हेडिंग दिख रही है वो किसकी है, निष्कर्ष की, यानी कि कंक्लूजन की। और ये जो क्लिप लगा हुआ है, यहाँ पर क्लिप दिखाई दे रही है, पीला पर्चा आपको दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, ये कोई आम पर्चा मत समझना। ठीक है, ये के बेस्ड पीआरटी एग्जाम का ज्वाइनिंग लेटर है। इस पर लिखा है एक समावेशी ईवीएस शिक्षक का स्वर्णिम सूत्र। ठीक है, अब वो स्वर्णिम सूत्र क्या है उसे देख लेते हैं। अब भाई मैथ तो अपने आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर की बहुत फॉर्मूले रटे होंगे, लेकिन स्पेशल एजुकेशन का जो ये मास्टरशिप वाला फॉर्मूला है ना, इसे रटना नहीं है, बस दिमाग में सेट करना है। तो चलिए इस गोल्डन फॉर्मूले की रेसिपी को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो है उसकी बात करेंगे, दृश्य स्पर्श और अनुभव आधारित शिक्षण। ठीक है, यानी कि विजुअल टैक्टाइल एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मतलब क्लास में सिर्फ लेक्चर बाजी नहीं चलेगी, बच्चों पेड़ हरे होते हैं ये रटाना बंद करो। बच्चों को गार्डन में लेके जाओ, उन्हें फील करवाओ। ठीक है, उन्हें अनुभव करवाओ, उन्हें पत्ते दिखाओ। ठीक है, और तने को छूने दो। जब बच्चा खुद नेचर के साथ खेलेगा तभी तो असली ईवीएस सीखेगा ना। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सरल भाषा। आप जब बच्चों को प्रकाश संश्लेषण की इतनी भारी डेफिनेशन लिखा दो कि उनका दिमाग ही हैंग हो जाए तो क्या फायदा है। अरे भाई भाषा ऐसी यूज करो जो सीधे उनके दिल और दिमाग में उतरे। पौधे सूरज की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं, एकदम सिंपल एंड स्वीट सा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए ये संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। और तीसरा जो है व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना। ठीक है, व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना या कार्यक्रम जो है, याद है ना वो दर्जी वाला एग्जाम्पल। हर बच्चे का नाप अलग होता है, जो तरीका हियरिंग बच्चे के लिए काम करे वो विजुअल इम्पेयरमेंट पर भी काम करे, जरूरी नहीं है। ठीक है, एक समावेशी ईवीएस टीचर वो है जो बच्चे की ताकत और कमजोरियों के हिसाब से अपना जो प्लान है वो कस्टमाइज करे। ठीक है, तो अब इज इक्वल टू पे आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब तक जो चीजें हमने पढ़ी उन तीनों चीजों को मिला देते हैं, यानी कि विजुअल, टेक्टाइल प्लस सिंपल लैंग्वेज प्लस आईपी। तो मैजिक क्या होता है, इस फॉर्मूले की आखिर में लिखा है, छात्र पर्यावरण को गहराई से समझेंगे और जुड़ेंगे। ठीक है,
इसका मतलब क्या है, याद रखना है कि स्पेशल एजुकेटर के तौर पर हमारा मकसद सिर्फ बच्चों को केबीएस या सीबीएसई का एग्जाम पास कराना नहीं है। हमारा मकसद है कि कल को जब बच्चा सड़क पर चले तो वो किसी पौधे को टूटने से बचाए, कचरा डस्टबिन में डाले। यही तो है असली होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी केवीएस एस्पिरेंट है उनके साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, और उसको भी डिकोड करते हैं। और वेलकम बैक दोस्तों, हम अभी यहाँ पर हमारी दूसरी टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैथ मैथ का नाम सुनकर आधी क्लास को तो वैसे भी पसीने आ जाते हैं, राइट। बचपन में हमें भी आते थे। अब जब बात आती है हमारे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को, कि उनके लिए नंबर्स का ये जो जाल है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हमारा रिवीजन नोट्स की स्पेशल क्लास में इसी मतलब हम क्या करेंगे, इसी डर को दूर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टूडेंट ऑफ डिसेबिलिटी, मेथड एंड स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट। ठीक है, इस टॉपिक में ये चीजें हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब जरा मेरी स्लाइड पर ध्यान दीजिए, यहाँ तीन चीजें दिख रही होंगी आपको, एक तो साइन का सिंबल, दूसरा ब्रेल का, और तीसरा कैलकुलेटर का। ठीक है, ये तीनों हमें क्या बता रहे हैं मैथ इनके लिए, इन सब मैथ सबके लिए है बॉस। बस सिखाने का तरीका जो है वो अलग होना चाहिए, वन साइज डजंट फिट ऑल। ओके, तो चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इन्हें समझते हैं और देखते हैं हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। तो हमारी ये रही इसकी टॉपिक की पहली स्लाइड। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखने वाले हैं श्रवण बाधित छात्रों के लिए हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी श्रवण बाधित छात्रों के लिए स्ट्रेटजीज। यहाँ पर क्या देखने वाले हैं हम, स्ट्रेटजीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। अब आप अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हैं, ठीक है। अचानक से रिमोट का म्यूट बटन दब जाए, क्या होगा, उसका पूरा फोकस स्क्रीन पर चला जाएगा ना, आपका विजुअल और एक्टर्स के एक्सप्रेशन पर चला जाएगा, है ना। एग्जैक्टली हमारे एचआई बच्चे जो हैं इनके साथ भी यही होता है। जब कानों में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में दिक्कत होती है ना, तो आंखें उनका सुपर पावर बन जाती हैं। ठीक है, इसलिए मेरी स्लाइड पर जो बॉक्स में लाल रंग से लिखा है ना, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है दृश्य सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया, दृश्य सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है। इसे अपने दिमाग में हाइलाइटर से मार्क कर लीजिए। ठीक है, ऐसे में मैथ्स पढ़ाते हुए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, चलिए डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला हमारा हथियार जो है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर साइन लैंग्वेज, यानी कि सांकेतिक भाषा, यानी कि संकेत भाषा द्वारा अवधारणाएं समझना। अब आप कहेंगे मैथ में साइन कैसे करें, बिल्कुल, प्लस माइनस इक्वल, इन सब के स्पेसिफिक साइन होते हैं ना। कॉन्सेप्ट को हवा में बोलने के बजाय हाथों के इशारों से फील करवाइए। दूसरा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है दृश्य विजुअल, यानी कि विजुअल एड्स, चार्ट्स, मॉडल और संख्या रेखा। ठीक है, चार्ट्स लाइए, मॉडल्स दिखाइए। मान लीजिए एडिशन सिखाना है, हवा में मत बोलिए कि दो और दो चार होते, बढ़िया सी संख्या रेखा बनाइए, उस पर एक मेढक ड्रॉ कीजिए और उसे जंप करवाइए। 1+2, 1 से 2 पर और 2 से 3 पर, बच्चा वो जंपिंग मेढक देखकर ही एडिशन सीख जाएगा, उसे मजा भी आएगा। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि प्रदर्शन विधि। ठीक है, इसे कहते हैं ना कि टेल मी एंड आई फॉरगेट, शो मी एंड आई रिमेम्बर। बच्चों खुद को करके दिखाइए। रेशियो का फ्रैक्शन सिखाना है तो क्लास में ही नींबू पानी बनाने का डिमॉन्स्ट्रेशन रख दीजिए। ठीक है, देखो बच्चा 1 चम्मच चीनी, 4 ग्लास पानी, एक मैथ हो जाएगा, और गर्मी ठंडी में सिकंजी भी तैयार हो जाएगी, है ना। और आखिरी स्ट्रेटजी जो है चरणबद्ध, यानी कि स्टेप बाय स्टेप मेथड, ये बहुत जरूरी है। मैथ कोई रसगुल्ला तो नहीं है कि एक ही बार में पूरा मुंह में डाल दिया जाए। इसे छोटे छोटे स्टेप में तोड़ना पड़ता है, सिंपल कॉन्सेप्ट फिर थोड़ा मुश्किल, फिर। ठीक है, तो बाइट साइज इंफॉर्मेशन दीजिए ताकि बच्चा कंफ्यूज होकर ओवरव्लेम ना हो जाए। ठीक है, तो समझ गए आप। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए रूल बहुत सिंपल है, शो डोंट जस्ट टेल, दिखाओ सिर्फ बोलो मत। ठीक है, चलिए आंख और कान की बात हो गई, अब देखते हैं हमारी अगली स्लाइड में कौन सी डिसेबिलिटी के लिए हमारे पिटारे में कौन सी स्ट्रेटेजी है। चलिए देख लेते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है
इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें, अब जरा लेफ्ट साइड वाले बॉक्स को देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला बॉक्स देखने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए, वुड बी टीचर थ्योरी एंड स्ट्रेटजी ने तो हमारी जान ले ली, लेकिन असल मजा क्या है अब क्लास में अप्लाई करेंगे, राइट। आ जाइए अपनी अगली स्लाइड पर, और यहाँ पर देखिए जो है श्रवण बाधित छात्रों के लिए एक्टिविटीज एंड असेसमेंट की बात करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले बॉक्स को देखिए, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आप सभी को, ठीक है। सीखने की गतिविधियां, सीखने की गतिविधियां मतलब श्रवण बाधित बच्चा जो है उसके लिए मैथ को बोरिंग ब्लैक बोर्ड वाली पढ़ाई से निकालकर एक मजेदार खेल बनाना। कैसे? सबसे पहला पॉइंट है चित्र और मॉडल से जोड़ घटाओ, ठीक है। अब उन्हें 5 - 3 = 2 सीधा रटवाना नहीं है, थोड़ा क्रिएटिव बनिए। क्लास में एक मिनी सुपरमार्केट या क्लासरूम सेफ बनाइए, ठीक है। खाली बॉक्स और पैकेट्स रखिए। बच्चों को कहिए कि चलो आज शॉपिंग करते हैं। अगर तुम्हारे पास 50 रुपए हैं, 30 रुपए का सामान ले लिया तो कितने बचे उसमें। मॉडल्स और पिक्चर को देखकर उसके दिमाग की जो बत्ती है ना वो एकदम तेज जलेगी। दूसरा है जो संख्या कार्ड से अभ्यास, ठीक है। मैथ्स को एकदम यूएनओ गेम की तरह बना लीजिए ना। कार्ड्स के साथ खेलने में किस बच्चे को मजा नहीं आता। चलो देखते हैं जल्दी मैचिंग नंबर कार्ड ढूंढ कर लाता है कौन है। खेल खेल में प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मैथ भी सीख जाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है व्यवहारिक एवं समूह गतिविधियां, ठीक है। ये पीयर लर्निंग का बहुत पावरफुल टूल है। बच्चे को ग्रुप्स बांट दीजिए, उन्हें कोई प्रैक्टिकल टास्क दीजिए, जैसे क्लास में डेस्क को काउंट करना या बिल्डिंग ब्लॉक्स से कोई शेप बनाना। जब बच्चे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कम्युनिकेशन और टीम वर्क भी सीखते हैं, ठीक है। अब राइट साइड पर आ जाइए, जो है जहाँ पर लिखा है मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट, ठीक है। तो ओहो, ये वर्ड जो है अच्छे अच्छों के पसीने इससे छूट जाते हैं। एग्जाम यानी कि असेसमेंट। लेकिन हमारे स्पेशल बच्चों के लिए असेसमेंट का तरीका डरावना नहीं, स्मार्ट होना चाहिए। पहला तरीका है लिखित गणितीय प्रश्न, ठीक है। मतलब अब यहाँ एक कैच है, एचआई बच्चे के लिए जब पेपर सेट करें तो उसमें लंबे लंबे घुमावदार प्रॉब्लम देकर उन्हें डराना नहीं है, बल्कि उन्हें पेपर में विजुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। भाषा और कम विजुअल इक्वेशन या डायग्राम ज्यादा होने चाहिए। याद रखिए हम उनके मैथ टेस्ट कर रहे हैं, उनकी रीडिंग स्किल्स नहीं। दूसरा पॉइंट है कार्य आधारित मूल्यांकन। मतलब टास्क बेस्ड असेसमेंट कर सकते हैं। सिर्फ पेपर पे नहीं, क्यों, बच्चे को सीधा टास्क दीजिए। ये लो कुछ फेक करेंसी नोट्स, मुझे हिसाब करके बताओ। तो बच्चा शायद पेपर पर कंफ्यूज हो जाए, वो रियल लाइफ टास्क एकदम चुटकियों में सॉल्व कर लेगा। और आखिरी है समस्या समाधान गतिविधि, ठीक है। उन्हें रियल लाइफ पजल्स और सिचुएशन दीजिए जहां उन्हें अपना दिमाग लगाना पड़े। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो किसके लिए है? विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप क्लास के बोर्ड पर एक बड़ा सा ट्राइंगल बनाते हैं और और कहते हैं बच्चे इसके 3 कोने होते हैं। आपकी क्लास में एक बच्चा है जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, जिसे वो बोर्ड को नहीं देख सकता, तो उसके लिए मैथ्स वहीं खत्म। बिल्कुल नहीं। जब आंखें काम नहीं करती तो क्या होता है? जब आंखें काम नहीं करती तो क्या होता है? हमारी उंगलियां और कान उनके सुपर सेंसर बन जाते हैं, ठीक है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे शिक्षण विधियों की, यानी टीचिंग मेथड की। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? दृष्टिबाधित छात्रों के लिए भी यानी स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हैं शिक्षण विधियों के माध्यम से हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो स्लाइड की राइट साइड में ये लाल कलर वाला निशान दिख रहा है, एरो दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अ, इस अ, इस लाल रंग से क्या लिखा हुआ है? नियमित कोड मैथ ब्रेल, ठीक है। इसका मतलब इसे तो आप अपने दिमाग में फेविकोल से चिपका लीजिए। केबीएस एग्जामिनर का ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है। ब्रेल गणित जो है, ब्रेल गणित को ही क्या बोलते हैं? नियमित कोड कहते हैं, ठीक है। ये एक क्या है? स्पेशल ब्रेड कोड है, सॉरी, ये स्पेशल क्या है? ब्रेल कोड है, ठीक है। ब्रेल गणित को क्या बोलते हैं? नियमित कोड बोलते हैं, और ये क्या है? स्पेशल ब्रेल कोड है, ठीक है। ये एक जो अगर हम इसकी बात करें
ये एक स्पेशल ब्रेल कोड है जो खास तौर पर मैथ्स और साइंस के सिंबल के लिए बनाया गया है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वीआई बच्चे जो हैं उनके मैथ के कॉम्प्लेक्स यानी कि इक्वेशन कैसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कैसे पढ़ते हैं तो उसका जवाब होगा निमित कोड। ठीक है। अब लेफ्ट साइड ध्यान से देखिए, यहाँ पर अबिकस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। टेलर फ्रेम, यहाँ पर अबिकस की पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी आप सभी को। आपको याद है बचपन में वो मोतियों वाला खिलौना आता था? वो सिर्फ खिलौना नहीं है बॉस, वीआई बच्चों के लिए उनका बिना बैटरी वाला कैलकुलेटर है। अपनी उंगलियों से मोतियों को खिसकाकर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यहाँ तक कि मल्टीप्लिकेशन भी चुटकियों में कर लेते हैं। और टेलर फ्रेम भी एक ऐसा बेहतरीन टूल है जिसमें पेज का इस्तेमाल करके मैथ के सवाल सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है। तीसरी स्ट्रेटजी जो है स्पर्श आधारित सामग्री यानी कि टेक्टाइल मटेरियल, मतलब छू कर सीखना। अगर आपको वीआई बच्चे को मतलब गोला या फिर शंकु का कॉन्सेप्ट समझाना है तो हवा में हाथ घुमाने से काम नहीं चलेगा। रियल लाइफ एग्जांपल लीजिए, उसके साथ एक असली क्रिकेट की बॉल रखिए और कहिए ये है गोला और ये बर्थडे वाली कैप पहन लीजिए, ये होता है कोन। जब बच्चा उस शेप को खुद मतलब छुएगा, टच करेगा, तो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में एकदम 3D की तरह छप जाएगा। और आखिरी में हमारा मॉडर्न हथियार है टॉकिंग कैलकुलेटर। ठीक है। अब जब आजकल हमारे फोन में सिरी और अलेक्सा हमसे बातें कर सकते हैं तो कैलकुलेटर क्यों नहीं कर सकता, है ना? ये एक ऐसा कैलकुलेटर है जिसमें बच्चा जो भी बटन प्रेस करता है वो उसे बोलकर बताता है 5+2+=7। है ना कमाल की चीज? तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी वो आपकी स्क्रीन पर आ गई है। तो सबसे पहले राइट साइड में जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है? कान और स्पर्श का उपयोग। ठीक है। और यूज फॉर ईयर एंड टच, बस यही है वीआई यानी विजुअल इंपेयरमेंट वाले बच्चों के लिए मैथ का मूल मंत्र। जो आंखें काम नहीं कर सकती उसकी भरपाई हमारे कान और उंगलियां करेंगे। पहला पॉइंट इसमें क्या है? तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं? दृष्टिबाधित छात्रों के लिए एक्टिविटीज एंड असेसमेंट। ठीक है। ये कैसे सीखते हैं? तो इनका जो पहला पॉइंट है अबेकस से गणना। ठीक है। अबेकस से गणना करने की बात करें तो अबेकस को सिर्फ रैक पर रखने वाला शोपीस मत समझिए। ये हमारे वीआई बच्चों का अपना पर्सनल लैपटॉप है। बच्चों को अबेकस पर उंगलियां चलाने दीजिए। जैसे गली क्रिकेट में हम उंगलियों पर स्कोर काउंट करते हैं ना, वैसे ही बीट्स खिसकाकर मजे से काउंटिंग और कैलकुलेशन करने दीजिए। दूसरा मार्ग है स्पर्श आधारित संख्या चार्ट। ठीक है। अब एक रेगुलर चार्ट पेपर तो इन बच्चों के लिए एकदम प्लेन पेपर जैसा है ना? तो क्या करें? थोड़ा क्रिएटिव बनिए बॉस। चार्ट पेपर और फेविकोल की मोटी मोटी बूंदें या फिर मम्मी वाली बिंदी चिपकाकर नंबर्स बना दीजिए। जब बच्चा उस पर उंगली फिराएगा तो वो फील करके खुद बोलेगा अरे वाह ये तो 8 का शेप है। और तीसरा पॉइंट है मौखिक गणित और अभ्यास। ठीक है। यानी कि मेंटल मैथ प्रैक्टिस। पेन और पेपर को साइड में रखिए और दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। बच्चे को रियल लाइफ सिचुएशन में डालिए। उनसे कहिए मान लो तुम मेले में गए, 50 रुपए के गोलगप्पे की प्लेट खाई और अंकल को 100 रुपए का नोट दिया, तो अंकल कितने पैसे वापस करेंगे? ये है मेंटल मैथ। उन्हें सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि लाइफ के लिए रेडी करेगा। ठीक है। अब आता है उनका दूसरा जो वो है मूल्यांकन यानी कि टेस्टिंग। ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? मूल्यांकन या टेस्टिंग। लेकिन एक स्पेशल एजुकेटर का गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा, जैसा सिखाया है टेस्ट भी वैसा ही लो। नाइंसाफी नहीं करनी है बच्चों के साथ। अगर आपने बच्चे को अबेकस पर कैलकुलेशन सिखाई है, ठीक है, तो उसका असेसमेंट भी आपको कैसे करना पड़ेगा? अबेकस से गणना का परीक्षण करना पड़ेगा। ठीक है। अबेकस से कर लीजिए। उसके हाथ में पर्चा मत पकड़ा दीजिए, बोलिए कि चलो सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है। अबेकस आप पकड़ा दीजिए। अगर लिखने का ही टेस्ट लेना है तो ब्रेल में ले लीजिए ना, ब्रेल में गणित लिखना सिखा सकते हैं। ठीक है। तो याद है ना पिछली वाली निमित कोड? ठीक है। यहाँ पर वही इस्तेमाल कर लीजिए। सबसे बढ़िया जो है टेंशन फ्री यानी कि मौखिक गणित प्रश्न जो है, जैसे हमने मेंटल मैथ की प्रैक्टिस करवाई थी ना, वैसे ही वर्बली हम सवाल पूछ सकते हैं इनसे। बच्चे भी खुश, उससे लिखना नहीं पड़ा, टीचर भी खुश कि पेपर चेक करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी स्क्रीन पर आ गई है। तो फ्यूचर के बेस्ड टीचर्स
अब तक का सफर मजेदार रहा। अब आ जाए अपनी अगली स्लाइड पर, जहां हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिकोड करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं बौद्धिक दिव्यांगता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे तीसरी कैटेगरी की, जो क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो दोस्तों बच्चों के साथ स्ट्रेटेजी यहाँ पर एकदम बदल जाती है। ठीक है, यहाँ कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, बल्कि कॉग्निटिव प्रोसेसिंग जो है थोड़ी स्लो है। चीजें समझने और याद रखने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। तो सबसे पहले मेरी स्लाइड के लेफ्ट साइड में इस क्लाउड को ध्यान से देखिए। बार बार रिपीटिशन यानी बार बार अभ्यास यानी कि रिपीटिशन इज क्रूशियल, इंपॉर्टेंट है रिपीटिशन बहुत ज्यादा। ठीक है, इसे एकदम डायरी में नोट कर लीजिए। अरे भाई, हम और आप अपना वाईफाई का पासवर्ड, अपनी गाड़ी की चाबी भूल जाते हैं, अगर रोज इस्तेमाल ना करें तो, है ना। तो इन बच्चों को कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए एक्स्ट्रा रिवीजन तो चाहिए ही ना। बिना रिपीटिशन के कल का पढ़ाया आज गायब हो जाएगा। चलिए अब इस स्टेप जो दिखाई दे रही, सीढ़ी दिखाई दे रही, इससे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, ये सीढ़ी क्यों बनाई? क्योंकि आईडी बच्चों का मैथ एक ही छलांग में नहीं सिखाया जाता, हम उन्हें सिखा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, फाउंडेशन हमें बनानी पड़ेगी। तो स्टेप वन जो है ठोस वस्तुओं का उपयोग यानी कि कंक्रीट ऑब्जेक्ट का उपयोग। ठीक है, कंकड़, स्टिक, मोती, इन चीजों का यूज करके हम सिखा सकते हैं। अगर आप बोर्ड पर बड़ा बड़ा फोर लिख देंगे तो उनके लिए वो सिर्फ एक अजीब सी ड्राइंग होगी। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट उन्हें समझ नहीं आते। उन्हें कंकड़, स्टिक या मोती दीजिए, उनके हाथ में असली राजमा के दाने या कंचे रखिए। कहिए 1 2 3 4, जब हाथ से छुएंगे खुद गिनेंगे, तब जाकर दिमाग में नंबर रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी स्टेप जो है वो क्या है, सरल और स्पष्ट निर्देश, मतलब सिंपल एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन। इन बच्चों के साथ अपनी भाषा को एकदम टू द पॉइंट रखिए। लंबे लंबे पैराग्राफ वाले इंस्ट्रक्शन मत दीजिए। बेटा पहले इन मोतियों को उठाओ, फिर इस डिब्बे में डालो और गिनो। इंस्ट्रक्शन छोटे और क्लियर होने चाहिए, वरना बच्चा पहले ही सेंटेंस में खो जाएगा आखिर करना क्या था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो वो है टास्क एनालिसिस। ठीक है, टास्क एनालिसिस का मतलब किसी भी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। तो यहाँ पर गणितीय कार्य को छोटे छोटे चरणों में सिखाना। ठीक है, देखो मान लीजिए एडिशन सिखाना, तो सीधा सवाल मत दीजिए, उसे तोड़िए। पहले स्टेप पर आप क्या करिए, पहले लाइन में मोती गिनो, स्टेप 2 में दूसरी लाइन के मोती गिनो। ठीक है, स्टेप 3 में सबको एक साथ मिला दो। मैथ को अगर आप टुकड़ों में तोड़ोगे तो, तोड़कर परोसोगे तो जल्दी डाइजेस्ट होगा। ठीक है, और आखिरी स्टेप जो है दैनिक जीवन से उदाहरण यानी कि डेली लाइफ एग्जाम्पल, पैसे गिनना, वस्तुएं खरीदना। हमारा गोल क्या है कि बच्चा इंडिपेंडेंट बने, उसे टेक्नोमेंट्री नहीं सिखानी, उसे सर्वाइवल और लाइफ स्किल सिखानी है। इसलिए पैसे गिनना या दुकान से वस्तुएं खरीदना सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, उन्हें 20 रुपए का असली नोट दीजिए और कहिए चलो कैंटीन से 10 रुपए वाले चिप्स लेकर आते हैं, देखते हैं कितने पैसे वापस मिलेंगे। ये प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है, उनसे उनके सबसे ज्यादा काम आएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ गई है। तो चलिए फ्यूचर केबीएस स्पेशल एजुकेटर, आ जाइए हमारी अगली स्लाइड पर। पिछली स्लाइड में हमने सीढ़ी तो चढ़ ली, लेकिन अब सीढ़ी पर चढ़कर करना क्या है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक्टिविटीज एंड असेसमेंट की। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी स्लाइड पर वो जो डबल लाइन ये दिख रही है डॉट डॉट वाली, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, ये कोई डिजाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रही है। वो बता रही है कि जो आप सिखाएंगे वही आपका मूल्यांकन का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है, इसमें सीखने की गतिविधि में देखें तो वस्तुओं की गिनती। ठीक है, वस्तुओं की गिनती यानी कि काउंटिंग ऑब्जेक्ट। जैसे हमने बात की थी, आईडी बच्चों के लिए हवा में काउंटिंग नहीं होती, उन्हें टेंजिबल चीजें चाहिए। ठीक है, क्लास में रंग बिरंगे बटन्स, बिल्डिंग्स, ब्लॉक्स या क्रियॉन्स रख दीजिए और कहिए चलो इन्हें गिनते हैं। जो टैली मार्क्स आप स्लाइड पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर टैली मार्क्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ये मतलब हाथ से लाइन खींचने का, आप यहाँ पर हाथ से लाइन खींच के आप उनसे करवा सकते हैं ये चीजें। ठीक है, टैली करवा सकते हैं। ठीक है, उन्हें एक एक ऑब्जेक्ट के साथ मैच करना सिखा सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है सरल जोड़ घटाव यानी सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ कैरी ओवर मतलब वाले लंबे लंबे सम्स नहीं देने, हमें क्या करना है, एकदम सिंपल। तुम्हारे पास 2 टॉफी है, मैंने एक और दे दी, कितनी हुई? बस मैथ को उनके लिए डरावना नहीं, क्या करना है, हमें मजेदार बनाना है।
ठीक है, तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट क्या है, पैसे और समय की पहचान, यानी रिकॉग्नाइजिंग मनी एंड टाइम। ठीक है, उन्हें असली नकली नोट देकर दिखाकर पहचान मत करवाइए, 10 का नोट कौन सा है, 50 का कौन सा है, और समय। उन्हें पूरा डिजिटल घड़ी का एक्सपर्ट नहीं बनाना है, बस इतना सिखाना है, छोटी सुई 12 पर है, मतलब अब लंच का टाइम हो गया। ठीक है, लंच का टाइम तो वैसे भी बच्चों को सबसे ज्यादा जल्दी याद होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारी गतिविधियां थी। अब हम देख लेते हैं हमारी मूल्यांकन के लक्ष्य जो है इनसे कैसे जुड़े हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने वस्तुओं की गिनती सिखाई तो असेसमेंट भी गिनती और संख्या की पहचान का ही होगा। उन्हें ब्लॉक्स दीजिए और कहिए मुझे 5 ब्लॉक्स अलग करके दिखाओ। ठीक है, हमने क्या किया है, अगर गिनती सिखाई है तो क्या करना है, गिनती और संख्या की पहचान सिखाई है तो उनको उसी तरीके से हमें असेसमेंट लेना है। अगर आपने सरल जोड़ घटाव सिखाया है तो आपका लक्ष्य सिर्फ बेसिक मैथ का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, 10 पन्नों की वर्कशीट मत पकड़ा दीजिए, प्रैक्टिकल तरीका पूछिए। ठीक है, और सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य जो है, केबीएस की किताबों में भी बोल्ड लेटर में लिखा होता है, दैनिक जीवन से संबंधित गणना। अगर बच्चे कैंटीन जाकर सही पैसे देकर अपनी मनपसंद चीजें ले जा पा रहे हैं तो, और छुट्टे सही वापस ला रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका असेसमेंट जो है वो 100% सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो इसलिए स्लाइड के नीचे ये जो लाइन लिखी है इसको अपने दिमाग में स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए, प्रैक्टिकल यूजेस ओवर अब्स्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, अरे भाई, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से तो हमारा ही दिमाग गोल हो जाता है, तो इन स्पेशल बच्चों का वो अब्स्ट्रैक्ट थ्योरी क्यों रटवानी। हमारा काम उन्हें गणित का प्रोफेसर बनाना नहीं है, हमारा काम उन्हें आजाद और रियल लाइफ रेडी बनाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे। तो अब जरा स्लाइड को ध्यान से देखिए। ठीक है, हम आ गए हैं इस टॉपिक के आखिरी पड़ाव पर। ठीक है, तो इस बॉक्स को ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम निष्कर्ष देखने वाले हैं, द फाइनल टेक अवे। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखिए, इसमें एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारी सीक्रेट रेसिपी है। जैसे परफेक्ट डिश बनाने के लिए सही मसालों का बैलेंस चाहिए ना, वैसे ही प्रभावी गणित शिक्षण के लिए हमें इन 4 मसालों को मिलाना है। ठीक है, तो सबसे पहला मसाला जो है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला मसाला जो है दृश्य प्लस स्पर्श प्लस व्यवहारिक प्रैक्टिकल प्लस निरंतर मूल्यांकन। ठीक है, तो अगर ये जब सारी चीजें मिल जाती हैं तो फिर आखिरी में मसाला जिसे पकाते हुए खाने को बार बार चेक करना पड़ता है, मतलब जब चारों मिला देंगे तो क्या होगा, एक डिश तैयार हो जाएगी और हमारा रिजल्ट क्या आएगा, प्रभावी गणित शिक्षण यानी कि इफेक्टिव टीचिंग मेथड। तो अब हम क्यों कर रहे हैं, इस स्लाइड के सबसे नीचे हमारा अल्टीमेट गोल लिखा हुआ है, हर छात्र को गणितीय अवधारणाएं समझाने में सक्षम बनाना। ये किस तरीके से हम बच्चों को, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं उन्हें कैसे सक्षम बना सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ तक का जो पूरा कॉन्सेप्ट था आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। तो दोस्तों, अभी तक हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए। ठीक है, अब हम फिर से जो हमारा टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं वो है टीचिंग ऑफ स्कॉलिस्टिक को कैरिकुलर रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स टू स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, मेथड एंड स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग एंड टीचिंग असेसमेंट। ठीक है भाई, ये टॉपिक का नाम है या किसी नई वेब सीरीज का पूरा सीजन, इतना लंबा टाइटल है ना। लेकिन टेंशन मत लीजिए, टाइटल भले ही भारी भरकम हो पर आज हम इसे एकदम मक्खन की तरह समझेंगे। आज का हमारा मेन फोकस है स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी को पढ़ाई, खेल कूद और एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज कैसे सिखाई जाए, और सबसे जरूरी है उनका मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट कैसे हो। तो चलिए आगे देखते हैं, हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको हम डिकोड करते हैं। तो स्क्रीन पर आप सभी को ये इस टॉपिक की दूसरी स्लाइड दिख रही होगी। आपको सेंटर में एक बादलों वाला डिजाइन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लाउड दिख रहा है ना, इसको ध्यान से देखिए, इसमें कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सह शैक्षिक गतिविधियां। ठीक है, सह शैक्षिक गतिविधियां यानी कि को कैरिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, लेफ्ट साइड में जरा इसके उदाहरण और एग्जाम्पल देखिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले उदाहरण की, जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला जो है खेल कूद। ठीक है, फिर उसके आगे योग है, फिर संगीत और नृत्य है, नाटक है, चित्रकला और हस्तकला है, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्काउट गाइड। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। तो अब सच सच बताना, हम में से ज्यादातर लोग स्कूल कॉलेज में इन एक्टिविटीज को सिर्फ क्लास बंक करने या टाइम पास का बहाना ही मानते थे, है ना।
लेकिन स्पेशल एजुकेशन में ये सिर्फ टाइम पास नहीं है बॉस, ये एक बहुत पावरफुल टूल है। ठीक है, तो चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 9th क्लास का स्टूडेंट है आर्यन, उसे HI है यानी सुनने में दिक्कत है। अब अगर हम उसे दिन भर सिर्फ क्लासरूम में बिठाकर थ्योरी पढ़ाते रहें तो वो क्लास में बाकी बच्चों से थोड़ा कटा कटा यानी आइसोलेटेड फील कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर हम आर्यन को स्कूल के चित्रकला मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब या फिर किसी नाटक में इन्वॉल्व करें, तो वहां उसे वर्बल कम्युनिकेशन यानी ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने एक्सप्रेशन कैनवस पर रंगों के जरिए या फिर अपनी एक्टिंग से दिखा सकता है। इससे होगा क्या, अब स्लाइड के राइट साइड देखिए। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, बच्चे का व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, यानी कि बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होगी। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो मतलब उसका व्यक्तित्व का विकास जो है उसकी सोचने समझने की क्षमता, ठीक है, बहुत आगे बढ़ेगी। वो बहुत अच्छे से यानी कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम रॉकेट की तरह बढ़ जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 11th क्लास की एक स्टूडेंट है श्रेया जो व्हील चेयर यूज करती है। अगर हमने उसे स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि कल्चरल प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का लीडर बना दिया तो क्या होगा, उससे उसका नेतृत्व और टीम वर्क जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, उसका क्या विकसित होगा, नेतृत्व और टीम वर्क जो है वो उसकी भावना विकसित होगी। ठीक है, लीडरशिप और टीम वर्क उसका डेवलप होगा। उससे लोगों से बातचीत करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना आएगा, यानी कि यही तो है सामाजिक कौशल। ठीक है, तो उसका क्या होगा, सामाजिक कौशल का विकास होगा, यानी कि आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, सामाजिक कौशल का विकास होगा। ठीक है, अब किताबें पढ़कर आप एग्जाम तो पास कर लेंगे, लेकिन ये जो को करिकुलर एक्टिविटी है जो बच्चों को असली दुनिया के लिए तैयार करती है, यही तो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का असली फुल पैकेज। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सह शैक्षिक गतिविधियां यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी आप सभी को। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे इसके बेनिफिट्स। ठीक है, तो द ट्री बेनिफिट, यहाँ पर एक पेड़ बना हुआ दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, बहुत सुंदर सा। ठीक है, तो चलिए इस खूबसूरत से पेड़ को देखते हैं और इसको डिकोड करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम स्पेशल एजुकेशन पढ़ रहे हैं या बॉटनी। ठीक है, अचानक से ये पेड़ कहाँ से आ गया। भाई ये पेड़ कोई सजावट के लिए नहीं है, ये बहुत ही सॉलिड मेटाफर है। ठीक है, इसका इस पेड़ का जो तना है वो है हमारी सह शैक्षिक गतिविधियां यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज, जो ये तने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो और ये जो हरी भरी पत्तियां दिख रही हैं वो क्या है, ये सब इसके रिजल्ट मानी मतलब इसके फायदे हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके इन पत्तियों को डिकोड करते हैं। तो सबसे नीचे लेफ्ट वाली पत्ती देखिए, यहाँ पर लिखा है शारीरिक विकास यानी कि शरीर की ताकत और संतुलन बढ़ना। ठीक है, अब आप कहेंगे कि खेलने कूदने से बॉडी बनती है, ये सबको पता है, इसमें स्पेशल क्या है। स्पेशल एजुकेशन में इसका बहुत डीप मतलब है। मान लीजिए 9th क्लास का स्टूडेंट है रोहन, जिसे माइल्ड पॉलिसी पैल्सी है। ठीक है, जिससे जिससे उसके हाथों का बैलेंस थोड़ा कमजोर है। अब अगर वो एडोप्टिव बैडमिंटन खेलता है तो वो सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहा है, रैकेट पकड़ने और शॉट मारने से उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन और शारीरिक संतुलन जो है इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो ये तो खेल खेल में मजेदार फिजिकल थेरेपी होगी, है ना। अब दूसरी पत्ती देखिए, दूसरी पत्ती जो है उसमें है सामाजिक सहभागिता यानी कि साथियों के साथ मिलकर काम करना। ठीक है, मतलब सीधा सीधा टीम वर्क। जब बच्चे एक साथ ग्रुप में डांस करते हैं या कोई टीम गेम खेलते हैं तो अब वो अपनी टर्न का इंतजार करना सीखते हैं, हार जीत शेयर करना सीखते हैं। जो बच्चा क्लास में चुपचाप बैठा रहता है वो ग्राउंड पर अपने दोस्तों के पास चिल्लाते हुए कम्युनिकेट करना सीख जाता है। ग्राउंड पर तो वैसे भी अलग ही लेवल की दोस्ती होती है। और ऊपर की दो पत्तियों पर नजर डालिए, एक जो है आत्मविश्वास में वृद्धि। ठीक है, ये जो आत्मविश्वास में वृद्धि और दूसरी जो है मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। दोस्तों खुद सोचिए, जब कोई बच्चा मतलब जिसे शायद हमेशा तुम ये नहीं कर सकते सुनने को मिलता हो, वो अचानक से किसी रेस में मेडल जीत ले या स्टेज पर गाना गा दे और पूरी ऑडियंस उसके लिए ताली बजाए, तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो सातवें आसमान पर होगा, है ना। जब बच्चा खुश रहेगा तो स्ट्रेस और एंजाइटी तो वैसे ही छूमंतर हो जाएगी। पढ़ाई का स्ट्रेस दूर करने के लिए ये जो एक्टिविटीज हैं इस बेहतरीन स्ट्रेस बस्टर मतलब ये क्या करते हैं, स्ट्रेस बूस्टर का काम करते हैं। ठीक है,
मतलब बस्टर का, सॉरी, बूस्टर का मतलब होता है बढ़ना, तो बस्टर स्ट्रेस बस्टर का काम करती हैं। अब आते हैं आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पट्टी पर, जो है स्वतंत्र जीवन कौशल विकसित होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स। बहुत लोग सोचेंगे कि गिटार बजाने या पेंटिंग करने से कोई इंडिपेंडेंट कैसे बन जाता है। अरे भाई, गिटार क्लास जाना है तो अपना खुद बैग पैक करना पड़ेगा, है ना। अपने इंस्ट्रूमेंट की देखभाल करना, टाइम पर पहुंचना, रूटीन फॉलो करना, ये सब क्या है, यही तो है लाइफ स्किल्स। और यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सीधा यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, तो इनमें कौन सी गतिविधियां जो है स्वतंत्र कौशल को बढ़ावा देती हैं, तो ये पॉइंट एकदम रट लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं जो कि ये जो एक पेड़ है, इसके जो फल और बड़े मीठे मीठे और काम, मतलब बड़े मीठे और काम के हैं। अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है तो उसे सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना, बल्कि उस पेड़ की तरह हर दिशा में ग्रो करने का मौका देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर है, तो चलिए दोस्तों, अब आ गई है हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड। ये जो 4 बॉक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनको ध्यान से देखिए। ठीक है, ये है स्पेशल एजुकेटर के वो 4 ब्रह्मास्त्र, यानी कि यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, टीचिंग मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या डिकोड करेंगे, टीचिंग मेथड डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, पहला जो बॉक्स है, अनुकूलित शिक्षण, यानी कि एडॉप्टेड टीचिंग। ठीक है, एडॉप्टेड टीचिंग जो है दिव्यांगता के अनुसार संशोधन, जैसे हल्की गेंद, बड़े अक्षर। ठीक है, अ, ये जो अनुकूलित है, क्या होता है भाई, क्या इसमें हमें मौसम के हिसाब से पढ़ाना होता है? हाँ, बिल्कुल नहीं। एडॉप्टेड का मतलब होता है बच्चे की जरूरत के हिसाब से चीजों को मॉडिफाई करना या बदलना। ठीक है, जैसे स्लाइड में लिखा है, हल्की गेंद, बड़े अक्षर। मान लीजिए 8th क्लास में एक बच्चा है जिसे लो विजन है, मतलब कम दिखाई देता है, तो क्या आप उसे वही छोटे फॉन्ट वाले नॉर्मल किताबें देंगे? बिल्कुल नहीं ना। आप उसे क्या देंगे, बड़े अक्षरों वाली लार्ज प्रिंट वाली किताबें देंगे। या मान लीजिए ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक स्टूडेंट के हाथ में ज्यादा स्ट्रेंथ है, मतलब वहां पर क्या है, स्टूडेंट के हाथों में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम भारी लेदर बॉल की जगह एक हल्की गेंद यूज कर सकते हैं। गेम भी हो गया और बच्चा इन्वॉल्व भी हो गया। इसे क्या कहते हैं, स्मार्ट एडॉप्टेशन। ठीक है, दूसरा जो है वो है प्रदर्शन विधि, यानी कि डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। स्लाइड में देखिए, 1 - 2, 1 2 और 3 लिखा हुआ, 1 - 2 नहीं लिखा हुआ है, 1 2 3 लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक टीचर है। स्पेशल एजुकेशन में जो ये मेथड है बहुत क्रिटिकल है। मान लीजिए आप 10th क्लास में के बच्चों को कोई आर्ट या क्राफ्ट या पीटी की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, उनमें से एक बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। अगर आप सिर्फ लंबा चौड़ा लेक्चर देंगे, पहले हाथ ऊपर करो, फिर जंप करो, फिर मुड़ जाओ, तो क्या वो समझेगा? लंबे लेक्चर से क्या मतलब लंबे लेक्चर से क्या होगा, वो बोर हो जाएगा, अच्छे अच्छों को नींद आ जाती है ना। इसलिए हम काम को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ते हैं। स्टेप पहला हाथ उठाओ, दूसरा जंप, तीसरा टीचर खुद करके बताता है, बच्चा उसे कॉपी करता है, एकदम ट्यूब की तरह, सॉरी, एकदम यूट्यूब की कुकिंग ट्यूटोरियल की तरह। ठीक है, अब तीसरा बॉक्स देखिए, ये शायद हम सबका फेवरेट हो सकता है, सहपाठी सहायता, यानी कि पीयर ट्यूटरिंग। ये तो वही बात हो गई ना, जब एग्जाम के एक रात पहले अपना कोई होशियार दोस्त हमें पूरा सिलेबस रटाकर पास करा देता है। स्पेशल एजुकेशन में इसका मतलब है सामाजिक समावेशन, यानी कि सोशल इंक्लूजन। मान लीजिए आपकी क्लास में, इसमें क्या है, सामान्य विद्यार्थी दिव्यांग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक समावेशन। अब यहाँ पर मान लीजिए आपकी क्लास में एक ऑटिज्म का बच्चा है, और वो दूसरों से बात करने में झिझक होती है उसे, तो एक स्मार्ट टीचर क्या करेगा, क्लास के ही किसी फ्रेंडली और सामान्य विद्यार्थी को उसका पीयर ट्यूटर या बडी बना देना। ठीक है, बना देगा, और दोनों साथ मिलकर प्रोजेक्ट करेंगे, लंच करेंगे, इससे उस बच्चे का सोशल कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्लास में एक बेहतरीन दोस्ती भी हो जाएगी। टीचर से ज्यादा दोस्त से हम सीखना हमेशा आसान लगता है ना। अब है हमारा चौथा बॉक्स, जो है गतिविधि आधारित, यानी कि खेल, रोल प्ले और समूह गतिविधियों का उपयोग। ठीक है, इसमें खेल, रोल प्ले और ग्रुप एक्टिविटी आती है। मान लीजिए आप बच्चे को हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, किताब उसे रटाने के बजाय क्लास में ही एक रोल प्ले करवा दीजिए। एक बच्चा राजा बन गया, दूसरा मंत्री, और जो बच्चा बोल नहीं सकता वो स्पीच इम्पेयरमेंट। ठीक है, उसे आप ऐसा कोई रोल, जो स्पीच इम्पेयरमेंट का बच्चा, उसे ऐसा कोई रोल दे दीजिए जिसमें सिर्फ एक्सप्रेशन हो, मतलब चेहरे के हाव भाव हो। ठीक है,
जैसे खूंखार पहरेदार, ऐसे में पूरी क्लास क्या होगी, इन्वॉल्व हो जाएगी, और जो बच्चा राजा बनेगा वो तो जिंदगी भर उस चैप्टर को नहीं भूलेगा। यही तो है जादू इन चारों तरीकों का। ठीक है, एडॉप्टेड, डिमॉन्स्ट्रेशन, पीयर ट्यूटरिंग और एक्टिविटी बेस्ड। ठीक है, इन एक टीचर इन चारों को सही मिक्स कर ले तो क्लास का हर बच्चा सुपरस्टार बन सकता है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये आपके पास आपको स्लाइड पे आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो है मनोरंजन गतिविधियां, यानी कि रिक्रिएशन एक्टिविटी। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर एक बैटरी दिखाई दे रही होगी, इसको ध्यान से देखिए। इस बैटरी का यहाँ पर क्या मतलब, आप सोच रहे होंगे भाई हम इस तो स्पेशल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, बीच में ये मोबाइल की बैटरी कहाँ से चार्ज होने लगी? क्या क्लास खत्म होने का टाइम हो गया और हमारी खुद की बैटरी लो हो रही है? अरे नहीं नहीं, हमारी क्लास तो अभी फुल पावर में है। ये आपके या मेरे फोन की बैटरी नहीं है, ये हमारे बच्चों की मेंटल बैटरी है। ठीक है, जरा लेफ्ट साइड में क्लिप बोर्ड जो है इसको ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज यानी कि मनोरंजन गतिविधियां। ठीक है, तो गतिविधियां इस लिस्ट में क्या क्या शामिल है? संगीत है, नृत्य है, कहानी सुनाना है, चित्रकला है, योग और ध्यान है, बोर्ड और गेम है। ठीक है, अब बहुत से लोगों को लगता है कि ये सब तो बस चिल मारने या टाइम पास के तरीके हैं, लेकिन स्पेशल एजुकेशन में ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल थेरेपी है। चलिए इस बैटरी के लेवल्स को डिकोड करते हैं। सबसे नीचे देखिए लाल रंग, रेड जोन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये क्या है, रेड जोन दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, रेड जोन का सामने लिखा हुआ है मानसिक तनाव कम होता है। ठीक है, यानी मेंटल स्ट्रेस रिड्यूस। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 9th या 10th क्लास का एक टीनेजर है जिसे एडीएचडी है। दिन भर क्लास में एक जगह बैठकर उसका दिमाग एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन का लेवल हाई हो जाता है। अब तब अगर हम उसे कोई बोर्ड गेम जैसे चेस या कैरम खिलाएं या योग ध्यान मतलब ध्यान कराएं, मेडिटेशन कराएं, तो क्या होगा, उसका जो स्ट्रेस है और गुस्सा है एकदम शांत हो जाएगा। मतलब उसकी बैटरी क्या होगी, चार्ज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं बैटरी के पीले रंग पर। यहाँ पर पीला रंग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रचनात्मकता बढ़ती है यानी कि क्रिएटिविटी इंक्रीज। इमेजिन कीजिए एक बच्चा जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि सीखने में कठिनाई है, उसे इतिहास के पन्ने या मैथ्स के फॉर्मूले रटने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जब हम उसे कहानी सुनाना या चित्रकला वाली एक्टिविटी में डालते हैं तो वो रंगों और शब्दों में से अपनी एक जादुई दुनिया बना देता है। जो बच्चा क्लास में डल लग रहा है ना, वो आर्ट रूम में पिकासो बना सकता है। उसकी क्रिएटिविटी निखर कर बाहर आती। फिर आता है बैटरी का एकदम ग्रीन वाला सिग्नल, फुल बैटरी फुल, खुशी और आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस इंक्रीज। ये कैसे होता है, सोचिए जब कोई बच्चा जिसे शायद बोलने में दिक्कत है यानी कि स्पीच इम्पेयरमेंट हो, वो संगीत और नृत्य के जरिए खुद को एक्सप्रेस करता है तो पूरी क्लास उसके लिए जोरदार तालियां बजाती है और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो एकदम से आसमान छूने लगता है। ठीक है, मतलब उसकी बैटरी जो होती है वो 100% चार्ज हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड ये रही आपकी, आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, उस टेबल पे एक साइड दिव्यांगता का प्रकार, अनुकूलित खेल और चित्र है। चलिए इसको एक एक करके डिकोड करते हैं। ठीक है, आप इसे स्पेशल एजुकेशन का मेन्यू कार्ड ही समझ लीजिए, पर ये खाने का खेल नहीं है, खेलने का है। आपको बता दूं ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली रो में देखिए क्या लिखा हुआ है, दृष्टि बाधित। ठीक है, डिसेबिलिटी का प्रकार जो है दृष्टि बाधित, उनके लिए खेल लिखे हैं कौन से, गोल बॉल, ध्वनि वाली गेंद से क्रिकेट। आपने देखा होगा इन बच्चों को ध्वनि वाली मतलब क्रिकेट खेलते हुए। अक्सर जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि ये गोल बॉल क्या नहीं बला है। दोस्तों गोल बॉल कोई बला नहीं, पैरालंपिक जो है उसका एक बहुत ही शानदार गेम है। इसमें गेंद के अंदर घंटियां लगी होती हैं। अब इमेजिन कीजिए 8 क्लास का एक स्टूडेंट है जिसे दिखाई नहीं देता, वो जब क्रिकेट या गोल बॉल खेलता है तो उसे बॉल को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने कानों से देखता है, मतलब सुनता है। ठीक है, उसकी आवाज को सुनकर जज करता है। जैसे MS धोनी बॉल को देखकर छक्का मारता है ना, वैसे ही हमारे ये बच्चे बॉल की छन छन सुनकर बाउंड्री पार करते हैं। फोकस एकदम नेक्स्ट लेवल। साउंड में वो स्लाइड में वो साउंड वेव्स वाली बॉल भी आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रही होगी। ठीक है,
तो इसकी जो फोटो है एकदम परफेक्ट है। अब दूसरी रो में देखिए, दूसरी रो में क्या है, श्रवण बाधित यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो इसकी जो अनुकूलित खेल है वो लिखा है बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, ठीक है। यानी जिसे सुनने में दिक्कत है उनके आगे लिखा है बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। आप कहेंगे कि मैम ये तो नॉर्मल गेम है, इनमें क्या अनुकूलित किया है? यही तो कैच है। इन बच्चों की फिजिकल स्ट्रेंथ एकदम परफेक्ट होती है, बस कम्युनिकेशन का तरीका अलग होता है। मान लीजिए 10th क्लास का एक स्टूडेंट वॉलीबॉल खेल रहा है जो सुन नहीं सकता, तो वहाँ रेफरी कौन करेगा? वो सीटी बजाने के बजाय विजुअल क्यूज यूज करेगा, जैसे लाल झंडी दिखाना, ठीक है, या लाइट जलाना। प्लेयर्स आपस में साइन लैंग्वेज और आई कांटेक्ट से बात करते हैं। गेम वही, बस नियम थोड़े स्मार्ट और बिना बोले ही कोर्ट पर गदर मचा देते हैं ये बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर बास्केटबॉल का आप चित्र देख रहे होंगे अच्छा सा। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट दिव्यांगता के प्रकार पर, जो है चलन दिव्यांगता, ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इनका जो खेल है व्हील चेयर बास्केटबॉल और बॉल और व्हील चेयर रेस, ठीक है। यहाँ एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर पैरों का काम हाथ करें। कॉलेज के स्पोर्ट्स फेस्ट में अगर कोई पोलियो सर्वाइवर व्हील चेयर बास्केटबॉल खेल रहा है तो सोचिए उसके हाथ और कंधों में कितनी ताकत होनी चाहिए। पहले व्हीलचेयर को घुमाना, फिर बॉल को ड्रिबल करना और बास्केट में डालना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है बॉस, पसीने छूट जाते हैं अच्छे अच्छे। अगर आप देखना चाहते हैं यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ऐसे खेल पड़े हैं, व्हील चेयर क्रिकेट पड़ा हुआ है, ब्लाइंड बच्चों का, मतलब सॉरी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों का क्रिकेट पड़ा हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं, है ना। तो ये व्हीलचेयर यूजर क्या करते हैं, ये बास्केटबॉल और व्हीलचेयर क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है। अब आते हैं आखिरी वाले पर, जो है बौद्धिक दिव्यांगता यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी भी इसको कह सकते हैं। इसके लिए लिखे हैं सरल एथलेटिक्स और यहाँ पर क्या है, सरल एथलेटिक्स रिले रेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अब जरा इस रिले रेस वाली फोटो देखिए, यहाँ पर आपको रिले रेस वाली फोटो दिखाई दे रही होगी। ये डंडा क्यों पास कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों बौद्धिक दिव्यांगता में बच्चों को बहुत कॉम्प्लेक्स रूल समझने में दिक्कत होती है। जैसे चेस के रूल्स हैं, उनके लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम सरल रूल्स वाले गेम खिलाते हैं। 9th क्लास के बच्चों को जब हम रिले रेस खिलाते हैं तो उन्हें बस एक सिंपल रूल फॉलो करना होता है, भागो और अपने दोस्त को बैटन पकड़ाओ, ठीक है। इससे उनका फोकस भी बढ़ता है और टीम वर्क भी एकदम सॉलिड होता है। तो दोस्तों ये है ना, ये टेबल एकदम ब्रह्मास्त्र, हर डिसेबिलिटी के हिसाब से एकदम परफेक्ट गेम सेट किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने है, अ, ये जो स्क्रीन पर आपको टूल बॉक्स वाली स्लाइड, टूल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। आप भी आंखें फाड़ कर सोच रहे होंगे भाई ये क्या है, अब हम स्पेशल एजुकेटर से मैकेनिक बन गए क्या? ये यहाँ पर हथौड़ा दिखाई दे रहा है और बहुत सारी चीजें पेचकस दिखाई दे रहा है, इंची टेप दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। क्या आज हम क्लासरूम में किसी की बाइक या पंखा रिपेयर करना है? अरे नहीं दोस्तों, बाइक नहीं, हमें बच्चों का फ्यूचर रिपेयर और बिल्ड करना है। स्लाइड की हेडिंग देखिए, ठीक है, शिक्षण रणनीतियां शिक्षक का टूल बॉक्स है ये, ठीक है। जैसे एक मैकेनिक सही औजार के बिना गाड़ी नहीं ठीक कर सकता, वैसे ही एक स्पेशल एजुकेटर इन 5 टूल्स के बिना क्लासरूम नहीं चला सकता, ठीक है। तो चलिए एक एक टूल को डिकोड करते हैं। सबसे पहले इस पाने की बात करते हैं, ठीक है। आपको पाना दिख रहा है, ठीक है, जहां पर लिखा हुआ है, जो रिंच है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यक्तिगत शिक्षण यानी कि क्षमता के अनुसार। अब पाना नट बोल्ट के कसने के काम आता है, इसका टीचिंग से क्या कनेक्शन? कनेक्शन बहुत तगड़ा है बॉस। जैसे हर नट का साइज अलग होता है, वैसे ही हर बच्चे की क्षमता जो होती है वो अलग होती है। मान लीजिए 8 क्लास का एक बच्चा जिसे डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, ठीक है, आप उसे पूरी क्लास के साथ वही स्पीड में अलजेब्रा नहीं पढ़ा सकते जिसे पूरी क्लास को पढ़ा रहे हैं। आपको उसके लिए एक आईईपी बनाना होगा, यानी उसका लेवल, उसके लेवल के हिसाब से टीचिंग को कस्टमाइज या फिट करना होगा। वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ काम पाना करता है, ठीक है। अब दूसरा टूल देखिए, वो क्या है, हैमर यानी कि हथौड़ा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सहायक उपकरण, हियरिंग एड एंड ब्रेल व्हील चेयर। आप कहेंगे हथौड़े से तो कोई चीज तोड़ी जाती है, यहाँ क्लासरूम में क्या तोड़ना है? यहाँ हमें बच्चे और एजुकेशन के बीच की दीवार को तोड़ना है। मान लीजिए 11th क्लास का एक स्टूडेंट है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, अगर आप उसे नॉर्मल बुक्स देंगे
तो वो पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसे ब्रेल या ऑडियो बुक्स जैसे सहायक उपकरण देंगे तो वो रुकावट हमेशा के लिए टूट जाएगी। हथौड़े का काम यही बैरियर तोड़ना है। अब आते हैं पेचकस पर। यहाँ पर लिखा हुआ है सकारात्मक प्रोत्साहन, प्रशंसा और पुरस्कार। ठीक है, पेशकश से तो हम ढीले पेच कसते हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे, है ना? बिल्कुल। और क्लासरूम में हम बच्चों का कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन कसते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जिसे एडीएचडी है और वो एक जगह टिक कर नहीं बैठता, लेकिन आज वो 15 मिनट लगातार शांति से बैठा और अपना काम किया, तो आप क्या करेंगे? आप उसे सकारात्मक प्रोत्साहन यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। जैसे क्लास के सामने ताली बजवाना, कोई स्टार देना, वेरी गुड बोलना, इससे अच्छा उसका अच्छा जो बिहेवियर है वो टाइट हो जाएगा। ठीक है, यानी वो अगली बार भी ऐसा ही करेगा। वो पेचकस वाला टूल्स तो मैं कहता हूँ अपनी लाइफ में भी यूज कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है, यहाँ पर प्लास दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो प्लास है लचीला पाठ्यक्रम, आवश्यकता अनुसार बदलाव। ठीक है, प्लास का काम क्या होता है? तार को अपनी जरूरत के हिसाब से मोड़ना, राइट? स्पेशल एजुकेशन में हमें कैरिकुलम को मोड़ना पड़ता है। अगर 9th की क्लास के बच्चे मतलब एक बच्चे को सीवियर डिसलेक्सिया है, वो लंबा ऐसे नहीं लिख सकता, है ना? हम फ्लेक्सिबल होकर उसका ओरल एग्जाम ले लेंगे, रूल बुक को थोड़ा सा बेंड कर देंगे बच्चे की सहूलियत के लिए। और ये आखिरी टूल जो है इंची टैप आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि सुरक्षित वातावरण, बाधा रहित स्कूल। इंची टेप से क्या नापेंगे? हम नापेंगे स्कूल की एक्सेसिबिलिटी। क्या व्हीलचेयर वाले बच्चे के लिए सीढ़ियों की जगह रैंप सही एंगल पर बना है? क्या दरवाजे इतने चौड़े हैं कि व्हीलचेयर अंदर जा सके? क्या वॉशरूम बाधा रहित है? क्या सुरक्षित वातावरण के बिना, मतलब एक सुरक्षित वातावरण के बिना बाकी सारे टूल्स क्या हैं? एकदम बेकार है। तो दोस्तों, ये जो टूल्स है, कसम से ये टूल्स देखकर तो दिमाग की बत्ती जल गई होगी आपकी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपके सामने हाजिर है। तो दोस्तों जरा इस स्क्रीन पर इन सीढ़ियों को ध्यान से देखें। यहाँ पर एक सीढ़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, इन्हें देखकर मुझे एकदम से अपनी जिम की याद आ गई। आप भी सोच रहे होंगे भाई इतनी ऊंचाई पर जाना है और सबसे ऊपर ये झंडा किस चीज का है? तो ये झंडा किस चीज का है? सक्सेस का। दोस्तों टेंशन मत लीजिए, ये जिम वाली सीढ़ियां नहीं है, ये हमारे स्पेशल एजुकेशन की असेसमेंट वाली सीढ़ियां हैं। सबसे ऊपर जो झंडा है ना, वो एक बच्चे की सक्सेस है। इन 5 सीढ़ियों को चढ़कर, ठीक है, एक बच्चा मतलब सक्सेस वाली सीढ़ियां चलता है। ठीक है, तो इन 5 सीढ़ियों को चढ़कर हम सही तरीके से एक स्पेशल नीड्स वाले बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, केवीएस टीयर 2 के एग्जाम में स्टेप ऑफ इवेल्युएशन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए बिना किसी देरी के पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं। पहला क्या है? अवलोकन, यानी कि गतिविधियों को देखकर। जब अवलोकन का मतलब सिर्फ घूरना नहीं होता। मान लीजिए 8 क्लास, यहाँ पर क्या होता है, बहुत लोगों को लगता है कि अवलोकन का मतलब सिर्फ देखना होता है, तो अवलोकन का मतलब सिर्फ घूरना नहीं होता बॉस। मान लीजिए 8 क्लास में एक स्टूडेंट है जिसे एडीएचडी है। ठीक है, आप उसे 3 घंटे कुर्सी पर बिठाकर रिटन टेस्ट नहीं ले सकते, वो बोर हो जाएगा, है ना, या फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? उसे प्लेग्राउंड या ग्रुप एक्टिविटी में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, वो दूसरों से बात कैसे कर रहे हैं, गेम रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिना कॉपी पेन के ही उसका टेस्ट हो गया, है ना? है ना निंजा टेक्निक। अब आते हैं दूसरी सीढ़ी पर। दूसरी सीढ़ी है प्रदर्शन आधारित, यानी कि खेल के प्रदर्शन। ठीक है, इसमें क्या डांस या एक्टिंग करके दिखानी है? जी हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इसे परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कहते हैं। मान लीजिए एक 10th क्लास का बच्चा है जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। अगर आप उसे बास्केटबॉल के 10 नियम पेपर पर लिखने को देंगे तो शायद वो फेल हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप उसे सीधे बास्केटबॉल को कोर्ट में लेकर जाकर कहें चलो बेटा बॉल को ड्रिबल करके बास्केट में डालो, वो एकदम परफेक्ट बास्केट कर देगा। तो आप उसे पूरे नंबर देंगे, है ना? बिल्कुल देंगे। थ्योरी में जीरो है पर प्रैक्टिकल में हीरो। अब चढ़ते हैं तीसरी सीढ़ी। तीसरी सीढ़ी क्या है? पोर्टफोलियो, कार्यों का रिकॉर्ड। ठीक है भाई, पोर्टफोलियो सुनते ही दिमाग में किसी मॉडल का फोटोशूट आता है ना, लेकिन ये हमारे स्पेशल बच्चों का सक्सेस पोर्टफोलियो है। इसमें पूरे साल भर में बच्चे ने जो भी अच्छी चीजें की हैं, उसकी खास ड्राइंग, अच्छी वर्कशीट या किसी प्ले में पार्टिसिपेट करते हुए उसकी फोटो, सबका एक रिकॉर्ड या फाइल बनाई जाती है ताकि साल के आखिर में बच्चे की प्रोग्रेस साफ साफ दिखे।
ये एक तरह का प्रोग्रेस रिपोर्ट है, पर बिना डरावने मतलब बिना डरावने लाल पेन वाले मार्क्स के, पॉजिटिव चीजों का कलेक्शन है। अब आती है चौथी सीढ़ी। चौथी सीढ़ी है आत्म मूल्यांकन, यानी कि स्वयं अपनी प्रगति जांचना। भाई अगर मुझसे पूछोगे तो मैं खुद को हमेशा 100 में से 100 ही दूंगी पर स्पेशल एजुकेशन में सेल्फ असेसमेंट का मतलब बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। मान लीजिए 9th क्लास में एक बच्चे ने एक क्ले मॉडल बनाया, ठीक है। टीचर ने उससे पूछा, क्या तुम्हें क्या लगता है, तुमने कैसा बनाया, क्या हम इसमें और रंग भर सकते हैं? इससे बच्चे में सोचने और समझने की शक्ति खुद का टीचर खुद बनने का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अब आती है हमारी आखिरी सीढ़ी और एकदम बॉस लेवल, ठीक है, 5, जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, नियमित आकलन, जिसको CCE भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। इसका सीधा सा मतलब है कि असेसमेंट सिर्फ साल में एक बार फाइनल एग्जाम वाले दिन टेंशन वाले माहौल में नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, नियमित होगा, हर दिन, हर हफ्ते, और व्यापक मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं बॉस, खेल कूद, आर्ट, बिहेवियर, सब कुछ असेस होगा। तभी तो हम उस सफलता वाले झंडे तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये आपकी स्क्रीन पर आ गई है, ये हमारी लास्ट स्लाइड भी है। तो दोस्तों अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं अपनी आज की आखिरी स्लाइड पर, और स्क्रीन पर देखिए जरा इस प्यारी सी ड्राइंग को। आप सोच रहे होंगे यहाँ तो बारिश शुरू हो गई, ठीक है, यहाँ पर वैसे आजकल का मौसम भी बारिश वाला हो रहा है, ऐसा लगता है कि ठंड फिर से वापस आ गई, ठीक है। तो ये जो टीचर छाता लेकर कहीं जा रहे हैं, यहाँ पर छाता दिख रहे हैं, अम्ब्रेला आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है, ये कहीं जा रही है। क्या आज की क्लास खत्म होने के बाद आप सभी किसी पिकनिक पर जा रहे हैं? पिकनिक पर तो नहीं, हम पक्का जाएंगे बॉस, ठीक है, पिकनिक पर तो हम पक्का जाएंगे, पर अपना KBS का एग्जाम क्लियर होने के बाद। तो ये हमारी आखिरी और सबसे दमदार स्लाइड है, शिक्षक की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ टीचर क्या है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये कोई आम छाता नहीं है, ये बारिश हो रही है ना, ये पानी की बूंदे नहीं है, ये बारिश है समाज के भेदभाव की। ये जो दिख रही है किसकी बारिश है? समाज के भेदभाव की, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन की, निगेटिविटी की और चुनौतियों की। अगर ये जो छाता है, ये है स्पेशल एजुकेटर का बनाया हुआ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। ये क्या है? समावेशी वातावरण बनाना, ठीक है। इस छाते के नीचे हर बच्चा सेफ है। आप देख रहे हैं ना, सभी खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हो रखे हैं, ठीक है। चाहे वो व्हीलचेयर पर हो या नहीं, एक टीचर का सबसे पहला काम है क्लासरूम को इतना सेफ और वेलकमिंग बनाना कि बच्चा खुद को अलग या कमजोर महसूस ना करे, ठीक है। अब छाते के नीचे जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको जरा देखते हैं। तो यहाँ पर जो है गतिविधियों को अनुकूलित करना, ठीक है, यानी कि एडॉप्टिंग एक्टिविटीज, और सहायक उपकरण उपलब्ध करवाना, ठीक है। यहाँ पर ये दो चीजें हैं, ये तो सिर्फ हमने पिछले टूल बॉक्स वाले स्लाइड में सीखा था ना। टीचर सिर्फ छाता पकड़ कर नहीं खड़ा है बॉस। मान लीजिए 11वीं क्लास का कोई बच्चा है जिसे सुनने में थोड़ी दिक्कत है, तो टीचर उसे सबसे आगे बिठाएगा और हियरिंग मशीन या विजुअल बोर्ड्स का यूज करेगा। एक स्पेशल एजुकेटर ना क्लासरूम का असली सुपर हीरो होता है, जिसके पास हर प्रॉब्लम का जुगाड़ होता है। सुपर हीरो से याद आया, तीसरा पॉइंट जो है बच्चे को प्रोत्साहित करना, ठीक है, यानी कि इनकरेजिंग चिल्ड्रन। मतलब टीचर को एक चीयर लीडर भी बनना पड़ेगा। जब कोई बच्चा जिसे शायद फाइन मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम हो, वो पहली बार बिना किसी मदद के अपना नाम लिख ले, तो टीचर को एक वेरी गुड या पीठ थपथपाना उस बच्चे के लिए वर्ल्ड कप जीतने जैसा होता है। स्पेशल एजुकेशन में मोटिवेशन भी वो फ्यूल ही है जो बच्चों की गाड़ी को आगे दौड़ाता है। तो दोस्तों एक चीज बहुत ध्यान से नोटिस कीजिएगा, ये जो नीचे लिखा है अभिभावकों के साथ सहयोग करना, ठीक है, ये पॉइंट छाते के बाहर क्यों है? ये इसलिए अलग है क्योंकि एक टीचर स्कूल में अकेले कोई चमत्कार नहीं कर सकता। मान लीजिए स्कूल में तो आप बच्चे के एकदम सही तरीके से व्हीलचेयर स्पोर्ट्स खिला रहे हैं, उसे इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, लेकिन घर पर जाकर पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएं, तो उसे खुद से कुछ ही ना करने दो, तो क्या होगा? आपकी सारी मेहनत क्या होगी? पानी में गई, ठीक है, एकदम जीरो। इसलिए टीचर और पेरेंट्स एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, उन्हें बच्चे की क्षमताएं बताना, घर पर भी वैसा ही सपोर्ट सिस्टम बनाना, ठीक है, उनको गाइड करना। एक स्पेशल एजुकेटर का इसके लिए बहुत बड़ा रोल होता है। तो कान खोल कर सुन लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये आने वाले हैं।
ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा जो पूरा सेशन है, उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, एकदम मजेदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो से आपकी नॉलेज का छाता भी खुला है, डाउट्स की बारिश एकदम बंद हो गई है। तो वीडियो को झटापट लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपके हिसाब से स्पेशल एजुकेटर का सबसे जरूरी गुण क्या होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।